नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी हमारा जो पेपर है 2022 का वो हो चुका है और उसी में जो आपका सीसेट है उसमें मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ये हमारा बुकलेट सीरीज नंबर ए है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब जिस नंबर पर जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है उसी हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिए हैं। तो देखते हैं कि पहला हमारे पास सवाल क्या है। देखो, कुछ सवाल ऐसे हैं मैथ्स के जो बहुत अच्छे लेवल के हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप आराम से एग्ज़ाम टाइम के उस प्रेशर भले माहौल में कर सकते थे। ठीक है, जैसे ये पहला सवाल है, इतना बड़ा सवाल है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। एक बार पढ़ते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि एक हमारे पास किसी पहचान पत्र की संख्या ABCDEFG है, किंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो, जहां हर वर्ण मतलब जो अल्फ़ाबेट है किसी भिन्न अंक केवल 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 को ही निरूपित करता है। यह संख्या अंक 9 से विभाज्य है। दाहिने से पहला अंक मिटाने पर परिणामी संख्या 6 से विभाज्य है। मूल संख्या के दाहिने से 2 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 5 से विभाज्य है। मूल संख्या के दाहिने से 3 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या 4 से विभाज्य है। मूल संख्या के दाहिने से 4 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 3 से विभाज्य है। मूल संख्या के दाहिने से 5 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 2 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा इस संख्या के बीचों बीच 3 अंकों के योग का संभव मान है। मतलब हर एक नंबर का आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो है ABCDEFG, मतलब टोटल 7 डिजिट हमें लगेंगे। ठीक, और ये जो नंबर हमें यूज करना है वो या तो 1 करना है या डिजिट यूज करना है। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 इनको मिला करके हमें एक नंबर बनाना है। अब सबसे पहली बात क्या है कि जो नंबर है वो आपका, यह संख्या जो आप संख्या बना रहे हो वो 9 से क्या है, विभाज्य है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम सभी जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, संख्या के अंकों का जो योग है वो अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। अच्छा, यहाँ पर जो अंक दिए हैं आप इनसे कोई भी नंबर बना लो जैसे मर्जी, वो नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा, 9 से विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि अगर अपन इसके अंकों का योग देखें तो 9, देखो 9, 8 और 1 9, ठीक है, 7 और 2 9, 5 4 9। आप 9 देख लो या फिर सभी को जोड़ के देख लो, आपको 9 9 मिल रहा है। यहाँ पर 9 हो गया, 8 + 1 9 हो गया जो कि 9 से डिविजिबल है। 7 + 2 9 हो गया जो कि 9 से डिविजिबल है। 5 + 4 9 हो गया जो कि भी 9 से डिविजिबल है। तो आप कोई भी नंबर बना लो, वो नंबर हमेशा आपका 9 से डिविजिबल होगा। मतलब हमें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 डिजिट का नंबर बनेगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है उससे हमें कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही है, क्योंकि आप कैसा भी नंबर बनाओ, चाहे मैं 1 2 4 5 7 8 9 बनाऊं तो ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है। चाहे मैं 9 8 7 5 4 2 1 बनाऊं तो ये नंबर भी आपका क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। इसीलिए उसने सिर्फ ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस संख्या के बीचों बीच 3 अंकों के योग का संभव मान है। तो आप पहले स्टेटमेंट से आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ यहां पर और मिलेगा। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट से कुछ पता नहीं चल रहा है। कह रहा है कि दाहिने से पहला अंक मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 6 से विभाज्य है। मतलब कह रहा है कि अगर हम इस वाले अंक को मिटा दें, दाहिने से पहला जो अंक है उसको मिटा दें, तो अब जो संख्या हमारे पास बची, अब 6 अंकों की संख्या हो गई, क्योंकि 7 अंकों की संख्या थी 1 2 3 4 5 6 7। एक अंक आपने मिटा दिया तो अब ये संख्या हमारे पास 6 अंकों की हो गई। और ये कह रहा है कि ये 6 से डिविजिबल है। तो आप जानते हो कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 6 का विभाज्यता नियम क्या होता है कि जब संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी तो संख्या हमारे पास क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। अच्छा, अब 2 का हमारे पास विभाज्यता नियम क्या है कि संख्या का जो इकाई अंक है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। मतलब यहां पर देखो हमारे पास डिजिट क्या क्या है, हमारे पास या तो आप 1 ले सकते हो या फिर 2 या फिर 4 5, यही 7 डिजिट है हमारे पास। 1 2 4 5 7 8 9 यही डिजिट हमारे पास हैं, इन्हीं का यूज करना है हमें। तो अगर यहां पर ये जो देखो ये 6 अंकों की संख्या है, अगर ये 6 से विभाजित है तो
इसका जो इकाई अंक होना चाहिए, मतलब ये वाला जो अंक होना चाहिए, वो एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, जो ऐसा अंक होना चाहिए जो 2 से विभाजित है। तो 2 से विभाजित कौन कौन सा है? देखो यहाँ पर या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है। तो या तो इस जगह आप इस प्लेस पर आप 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, या फिर 8 रख सकते हो। इसके अलावा और कोई नंबर यहाँ पर डिजिट कोई और नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी यहां से लेके यहां तक की संख्या के अंकों का योग हमारे पास क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल। तब ये संख्या हमारे पास क्या होगी? 6 से विभाजित होगी, ठीक। अभी यहां से पता नहीं चल रहा है, और आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि मूल संख्या के दाहिने से 2 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 5 से विभाज्य है। हाँ, यहां से अब कुछ पता चल जाएगा। अगर हमसे कह रहा है कि इन 2 अंकों को आप मिटा दो, तो अब हमारे पास एक 5 अंकों की संख्या रह जाएगी, और ये संख्या हमारे पास 5 से विभाजित है। तो आप जानते हो कि कोई भी संख्या 5 से विभाजित कब होती है? जब उसका इकाई अंक 5 से विभाजित होता है। तो इकाई अंक पे या तो 0 हो सकता है या 5 हो सकता है। 0 हमारे पास है नहीं है, तो यहां पर एक ही कंडीशन बन सकती है कि ये संख्या 5 से केवल और केवल तभी विभाजित होगी जब हमारे पास ये जो अंतिम अंक है, जो इकाई अंक है हमारे पास, अगर आपने 2 अंक मिटा दिए तो अब 5 अंकों की संख्या बची, उसका इकाई अंक हमारे पास कितना हो? 5 हो। तो अब ये पक्का होगा कि इस पर 5 ही आएगा और कोई यहां पर डिजिट नहीं आ सकता है। मतलब 5 तो चला गया। अब हमें क्या करना है? इन तीनों, देखो इसके बीचों बीच तीनों का सम हमारे पास कितना होगा, ये पूछा है। संख्या के बीचों बीच जो 3 अंक हैं उनका हमारे पास सम पूछा गया है। यहां पर 2, यहां पर 2, तो बीचों बीच हमारे पास ये हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया है? कह रहे कि अगर मूल संख्या के दाहिने से 3 अंकों को मिटा देने पर परिणामी संख्या 4 से विभाज्य है। अब अगर हम लोग यहां से 1, 2 और 3 इन तीनों को मिटा देते हैं, तो अब हमारे पास बचेगी 4 अंकों की संख्या, 1, 2, 3, 4। और ये कह रहा है कि ये 4 से विभाज्य है। तो 4 का विभाज्यता नियम क्या होता है? कि संख्या के आखिरी के 2 अंक है ना, अगर वो हमारे पास 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या हमारे पास क्या होगी? 4 से डिविजिबल होगी। मतलब यहां पर, मतलब ये हमारे पास कुछ भी हो सकता है। यहां पर 24 हो सकता है अगर अपन 2 और 4 को ले लें, यहां पर 48 हो सकता है अगर अपन 4 और 8 को ले लें, ठीक है। या फिर अपन 1 और 2 को ले लें तो 12 भी हो सकता है। मतलब अंतिम 2 अंक हमारे पास क्या होने चाहिए? 4 से विभाजित होने चाहिए। मतलब यहां पर भी हमारे पास एक सम संख्या ही आएगी। मतलब आप यहां पर कुछ भी रख लो, लेकिन यहां पर आपको एक सम संख्या ही रखना पड़ेगा। अब आपके पास 3 ही सम संख्या है, 2, 4 और 8। यहां पर एक सम संख्या आएगी, यहां पर भी आपको क्या रखना पड़ेगा? 2, 4, 8 में से ही किसी एक को रखना पड़ेगा, है ना। यहां पर भी हमारे पास 3 ही कंडीशन बन सकती हैं, 2, 4 और 8, ठीक है। मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं कि यहां पर एक इवन नंबर आएगा, यहां पर भी एक इवन नंबर आएगा, और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर इवन भी आ सकता है, और भी आ सकता है। मतलब सम संख्या भी ले सकते हो आप और विषम संख्या भी ले सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे कह रहा है कि मूल संख्या के दाहिने से 4 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 3 से विभाज्य है। अब सवाल कह रहा है कि अगर हम लोग 4 डिजिट को मिटा देंगे, 1, 2, 3, 4, तो संख्या हमारे पास 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ पता चल नहीं रहा है। फिर कह रहा है कि यदि मूल संख्या के दाहिने से 5 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 2 से विभाज्य है। यह इंपॉर्टेंट है। देखो, अब अगर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 अंकों को हटा दें तो हमारे पास 2 अंकों की संख्या रह जाएगी, और ये 2 से विभाज्य है। तो फिर से 2 का विभाज्यता नियम कि संख्या का जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए? 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां पर आपका या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 8 आ सकता है। बस इतने से ही आप आंसर निकाल सकते हो। अगर आप देखो, पहला स्टेटमेंट पढ़ने से आंसर नहीं निकलेगा, आपको एक बार तो पूरा सवाल पढ़ना पड़ेगा। अब अगर ये सवाल पेपर में अटेम्प्ट करते तो कम से कम आपके 2 से 3 या 4 मिनट लग जाते, और अगर आप नंबर निकालने में लग जाते तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो ये सवाल, ऐसे सवाल पेपर में अगर ना अटेम्प्ट करो तो ज़्यादा सही है, ठीक है। छोड़ सकते थे इस सवाल को, क्योंकि इसके बदले आप और कोई सवाल कर सकते हो। लेकिन अगर सारे सवाल ऐसे हो जाएं तो फिर मजबूरी हो जाएगी अटेम्प्ट करने की, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमें पता चल गया कि भाई ये हमारे पास एक सम संख्या होगी। क्यों? क्योंकि जब हम एक अंक मिटा रहे थे तो संख्या हमारे पास किससे डिविजिबल हो रही थी? 6 से, ठीक है। तो इवन नंबर आएगा। फिर 2 अंक मिटा रहे थे तो संख्या 5 से विभाजित हो रही थी, तो यहां पर तो पक्का है कि भी 5 आएगा। फिर 3 अंक मिटा रहे थे, संख्या 4 से विभाजित हो रही थी, तो 4 से विभाजित होने के लिए यहां पर इवन नंबर का होना जरूरी है। फिर संख्या में 4 अंकों को मिटा रहे थे, संख्या 3 से विभाजित हो रही थी, 3 से विभाजित होने पर हमें कोई ज्यादा मदद नहीं मिली।
फिर हमने जब 5 अंक बटाए 1 2 3 4 5 तो संख्या 2 से विभाजित हो गई, मतलब यहां पर फिर से या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 8 आएगा, मतलब ये वाला अंक भी हमारे पास कैसा है, सम है। अब आपको अगर नंबर नहीं भी पता तब भी आप आंसर निकाल पाओगे। कैसे, देखो हमें क्या हुआ, हमें संख्या का ये पता चल गया कि अगर 7 अंकों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो संख्या का ये वाला अंक हमारे पास इवन है, सम है, ये वाला भी हमारे पास इवन है और ये वाला भी हमारे पास क्या है, इवन है। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या बैठा हुआ है, यहां पर 5 है। ठीक है, और हमें इन तीनों का सम बताना था, इन तीनों का सम बताना था। तो अगर अपन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करते तो बात बन जाती। यहां पर अगर 5 है, यहां पर एक सम संख्या, यहां पर एक सम संख्या, यहां पर एक सम संख्या। ठीक है, अच्छा हमारे पास कितने डिजिट हैं जो सम है, 2 4 और 8, 3 ही है ना। अगर 3 है और उसको 3 तरीके से आप भर पाओगे, या तो यहां पर 2 रखोगे, या फिर यहां पर 4 रखोगे, या फिर यहां पर 8 रखोगे, ऐसे रखोगे ना। ठीक, अच्छा अब आप देखोगे जरा ध्यान से कि सपोज करो कि अगर यहां पर हमारे पास इवन नंबर हो गए, यहां पर सम संख्या हो गई। ठीक है, अब इतना आप पेपर में सोच पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर हमारे पास सम संख्या है, 3 ही हमारे पास सम संख्या है, 2 4 और 8, तो 3 जगह 3 तरीके से आप भर सकते हो। इसके बाद और कोई आपके पास सम संख्या नहीं है। और ये कह रहा था कि ये जो 2 अंक हैं ये हमारे पास क्या होने चाहिए, मतलब अगर अपन 3 अंकों को हटा देते हैं तो संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए, मतलब जो लास्ट के 2 अंक है वो 4 से विभाजित होने के लिए यहां पर इवन आ रहा था, तो यहां पर मजबूरी है कि मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक विषम संख्या लेनी पड़ेगी, ऑड नंबर यहां पर लेना पड़ेगा, ऑड लेना पड़ेगा। बस इतना ही अगर आप सोच लेते पेपर में तो सवाल ये वाला हो जाता, लेकिन सोचने के लिए थोड़ा सा ऐसे सवालों की हमें कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। तो अगर यहां पर 5 है, यहां पर एक इवन नंबर है और यहां पर एक ऑड नंबर है। देखो अगर हम लोग 5 पहले से हट गया, ये 3 जगह पर या तो 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा, तो ये 4 डिजिट तो हमारे हट गए, मतलब यहां पर इन चारों में से कोई भी एक अंक नहीं हो सकता था। अब हमारे पास क्या बचा, 1 7 और 9, 1 7 और 9। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर कॉम्बिनेशन बना करके देखूं कि सपोज करो कि यहां पर हमने 4 रख दिया, 4 रख दिया। ठीक है, तो 4 के साथ आएगा तो ऑड नंबर ही, तो अगर मैं 4 के साथ 1 रखूंगा तो क्या 14 4 से विभाजित है, आपने कहा सर नहीं। अगर मैं 4 के साथ 7 रखता हूं, क्या 7 74 4 से विभाजित है, नहीं है। अगर मैं 4 के साथ 9 रखता हूं तो क्या 94 4 से विभाजित है, नहीं है। मतलब कोई भी संख्या हमारे पास 4 से विभाजित नहीं हो रही है ना। अगर सपोज करो हम यहां पर 8 रखते तो 8 के साथ 1 आता 18 4 से विभाजित नहीं है। 8 के साथ 7 आता 78 4 से विभाजित हमारे पास नहीं है। अगर हम लोग 9 रखते 9 8 तो 98 भी हमारे पास क्या है, 4 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता था हमारे पास, क्या, 2, कि अगर हम लोग यहां पर 2 रखते, ये वाला इवन नंबर 2 रखते, 2 के साथ 1 रखते, 12 ऐसी संख्या मिल जाती हमें जो 4 से क्या है, पूरी पूरी विभाजित है। ठीक है, तो यहां पर आप 72 रख के देख लो, 72 रख के देखोगे तो 72 भी डिविजिबल है, लेकिन क्या होगा, 72 क्यों आंसर नहीं होगा, 92 भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों आंसर क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन भी तो दे रखे मैं। अब देखो जरा, ये बात पक्की हो गई कि यहां पर हमारे पास 2 आना है, यहां पर बात पक्की होगी भाई, यहां पर 2 रखेंगे, यहां पर 5 है। ठीक है, अगर मैं 2 के साथ 9 लेता हूं तो देखो सम क्या हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, जबकि ऑप्शन में अधिकतम सम कितना है, 12 है, इसलिए मैं 92 नहीं लूंगा। अगर मैं यहां पर 9 की जगह 7 रख देता, अगर मैं यहां पर 9 की जगह 7 रख देता तो भी आंसर हमारे पास नहीं मिलता। 7 5 12 और 2 13, 13 भी कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारे पास नहीं बनता, मतलब ये भी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाता, कट जाता। तो एक ही ऑप्शन बचता, क्या, 1 रखने का। तो ये हमने पूरी संख्या नहीं निकाली, लेकिन थोड़ा सा हमें डिविजिबिलिटी रूल वगैरह पता थी, नंबर सिस्टम में जो हमने पढ़ा था उसके थ्रू हमने निकाल लिया कि जो बीच के 3 डिजिट है इनका सम कितना हो गया, 5 और 2 7 और 1 8। तो 8 हमारे पास क्या बन जाएगा, इस सवाल का उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सवाल है ना, मतलब दिमाग को हिलाने वाला सवाल। अब इतना आप सोच पाओ पेपर के उस प्रेशर टाइम में तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1840 रुपए के एक बिल का ₹50
रुपए 20 और रुपए 10 मूल्य वर्ग के नोटों में भुगतान किया जाता है। कुल मिलाकर 50 नोट काम में आए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं, मतलब 1840 रुपये हमने टोटल बिल दिया और उन 1840 में कुल कुछ देखो टोटल नोट 50 हैं, उन 50 में से कुछ नोट हमारे पास 50 रुपए के हैं, कुछ नोट हमारे पास 20 रुपए के हैं, कुछ नोट हमारे पास 10 रुपए के हैं और कुल मिलाकर के जो बिल है वो 1840 का है। तो स्टेटमेंट पढ़ो आप। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि रुपए 50 वाले 25 नोट काम में आए और शेष भुगतान रुपए 20 और रुपए 10 वाले नोटों से किया गया। दूसरा स्टेटमेंट रुपए 20 वाले 35 नोट काम में आए और शेष भुगतान रुपए 50 वाले और रुपए 10 वाले नोटों में किया गया। तीसरा स्टेटमेंट रुपए 10 वाले 20 नोट काम में आए और शेष भुगतान रुपए 50 वाले और रुपए 20 वाले नोटों में किया गया। अब ये सवाल ध्यान से पढ़ना, यहां पर लिखा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो चेक करते हैं। देखो अगर आपके पास टोटल 50 नोट है ना, उनमें से कुछ हैं 50 रुपए के, कुछ हैं हमारे पास 20 रुपए के, कुछ हमारे पास 10 रुपए के हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 50 रुपए वाले 25 नोट हैं। तो अगर आपके पास 50 रुपए के 25 नोट हैं तो आपके पास रुपए कितने हैं टोटल? 1250, ठीक है। लेकिन बिल आपका कितने का है टोटल? 1840 रुपए का। 1840 में से 1250 रुपए जो हैं वो आपने 50-50 के नोट में कर दिए। अब कितने रुपए हमें और पे करने हैं? तो आप कहोगे सर हमें करने हैं पे 590 रुपए। 590 रुपए बचे हुए हैं। टोटल नोट हमारे पास 50 थे, 50 में से 25 50 रुपए के नोट हैं। अगर ये मान लिया जाए कि हमारे पास 50 टोटल नोट थे, 25 हो गए 50 रुपए के, तो बचे कितने? 25। जो 25 बचे हैं अगर वो सारे 20-20 रुपए के हो जाएं, क्यों? क्योंकि दोनों 20 और 10 में कौन सी बड़ी वैल्यू है? 20 बड़ी वैल्यू है। तो अगर हम सारे के सारे 20-20 के नोट ले लेते हैं तब भी हम लोग कितने रुपए पे कर पाएंगे? 500 रुपए पे कर पाएंगे, जबकि पे कितना करना है? 590। इसका मतलब अगर आप 50 रुपए के 25 नोट ले लोगे और शेष 20 और 10 रुपए के लोगे तो आपका जो भुगतान है वो 1840 रुपए नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं। रुपए 20 वाले 35 नोट काम में आए और शेष भुगतान रुपए 50 वाले और 10 रुपए वाले नोटों में किया गया। तो अगर 20 रुपए के 35 नोट हैं तो 700 रुपए हो गए। 700 रुपए तो आप 20-20 रुपए के नोटों से पे कर दोगे, लेकिन बिल तो हमारे पास 1840 का है। इसमें से 700 अगर अपन लोग घटाते हैं तो कितना बचेगा? 1140 बचेगा। अभी आपको 1140 रुपए और पे करना है। आपने 35 नोट ले लिए, किसके? 20-20 के। टोटल नोट 50 थे, 50 में से 35 गए तो कितने बचे? 15। अगर 15 नोट बचे होंगे उसमें से कुछ 50 रुपए के होंगे, बाकी 10 रुपए के होंगे। अगर ये मान लिया जाए कि सारे 15 के 15 नोट 50 रुपए के हैं तो भी आप 750 रुपए ही पे कर पाओगे, जबकि पे आपको करना है 1140 रुपए। मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा कि अगर 20 रुपए के आपने 35 नोट ले लिए और शेष भुगतान 50 और 10 रुपए के नोट से करोगे तो आपका बिल पूरा पे नहीं हो पाएगा। तीसरा स्टेटमेंट देख लो कि 10 रुपए वाले 20 नोट, 10 रुपए के 20 नोट हैं तो कितने हो गए? 200 रुपए हो गए। और शेष भुगतान 50 और 20 रुपए वाले नोटों में किया गया। अगर 20 नोट हमने ले लिए 10 रुपए के, टोटल 50 नोट है ना, टोटल 50 है तो अब कितने बचे? 30 बचे। अगर 30 के 30 50-50 के ले लो तो 1500 रुपए होते हैं और 15 और 2 कितने हो जाएंगे? 1700 रुपए हो जाएंगे, जबकि हमें पे कितना करना है? 1840। मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? हमारे पास गलत हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? गलत हैं। ना तो आप पहले की हेल्प से ये पे कर सकते हो, ना दूसरे की हेल्प से, ना तीसरे की हेल्प से। तो आंसर क्या आएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो एक भी सही नहीं है, तीनों गलत है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये सवाल करने लायक था, आप कर सकते थे बड़े आराम से, है ना। अगला सवाल अगर अपन देखें कि 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18, 8 की पावर 12 में से कौन सी संख्या लघुत्तम है? मतलब स्मॉलेस्ट नंबर इनमें बताना है कौन होगा। अच्छा, एक हमारे पास है 2 की पावर 40, एक हमारे पास है 3 की पावर 21, एक हमारे पास है 4 की पावर 18 और एक हमारे पास है 8 की पावर 12।
इनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा। अच्छा, इन दोनों को आप देखना जरा ध्यान से, क्या हम इस 4 की पावर 18 को 2 की पावर 18 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। 8 की पावर 12 को 2 की पावर 3 की पावर 12 लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास हो गया 2 की पावर 36, यहां पर हो गया 2 की पावर 36, मतलब ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों तो बराबर हैं। तो देखो भाई, इसमें अगर आप 2 की पावर 40 और 2 की पावर 36 में कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 की पावर 36 छोटा होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। और ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों छोटे कैसे हो सकते हैं, दो ऑप्शन सही कैसे हो सकते हैं, है कि नहीं? कि ये भी छोटा हो जाए, ये तो बराबर है ना, तो दोनों में से छोटा कौन सा हो जाएगा, नहीं पता, तो ये दो ऑप्शन भी गलत हो गए। तो एक ही ऑप्शन बचा था हमारे पास, चेक करने की जरूरत नहीं थी, 3 की पावर 21 आंसर आ गया था। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपको पता चल गया कि भाई सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो हमारे पास 2 की पावर 40 होगा। अब हमें चेक क्या करना था, बस 2 की पावर 36 और 3 की पावर 21 को ही देखना था कि इनमें से दोनों में से छोटा कौन सा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 12, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 7 इंटू 3, ठीक है। इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 12 की पावर 3 और 3 की पावर 7 की पावर 3। देखो, आप लॉग लगा करके पता कर सकते हो, लॉगरिथम होता है मैथ्स में एक, लेकिन वो उतना तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है, अगर आपको पूरा देखना है तो आप देख सकते हो। 2 की पावर 12 की पावर 3, 3 की पावर 7 की पावर 3। देखो, 3 की पावर 1 हम लोग जानते हैं 3 होता है ना, 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, 3 की पावर 3 हमारे पास होता है 27, 3 की पावर 4 हमारे पास होता है 81, 3 की पावर 5 हमारे पास होता है 243, 3 की पावर 6 हमारे पास होता है 729 और 3 की पावर 7 हमारे पास होता है 2187। मतलब ये हमारे पास नंबर क्या है, 2187 की पावर 3, ठीक। अब 2 की पावर 12, देखो सभी जानते हैं भाई 2 की पावर 10 तक तो सब जानते हैं, 2 की पावर 10 होता है 1024। 2 की पावर 11 कितना हो जाएगा, तो आपको सर 2048 दुगना हो जाएगा इसका। 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4096, 4096। 2 की पावर 12 हमारे पास होता है 4096, 4096, और इसकी पावर कितनी है, 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 4096 2187 से बड़ा है ना, तो इसका क्यूब भी इससे बड़ा होगा, मतलब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, मतलब ये क्या है, छोटी है। ये 2187 की पावर 3 हमारे पास क्या होगा, 4096 की पावर 3 से छोटा होगा। इसका मतलब ये नंबर इससे छोटा है, तो आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगर अपन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से जाते तो बिना सॉल्व किए आंसर लगा सकते थे। तो इसका आंसर बन गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखो, और ये जो नंबर है ना, ये जैसे मैंने बताया ना कि आपकी जो बुकलेट सीरीज ए है ना, उसमें जिस नंबर में आपके मैथ के क्वेश्चन थे वो वाले नंबर हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 10 पे ये वाला सवाल मिल जाएगा बुकलेट नंबर ए में, ठीक है। ये सवाल देखो, कह रहा है कि अंक 1 से 9 3 पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक हैं और दूसरी पंक्ति में बनी संख्या पहली पंक्ति में बनी संख्या की दोगुनी है और तीसरी पंक्ति में बनी संख्या पहली पंक्ति में बनी संख्या की 3 गुनी है। किसी अंक को 2 बार रखने की अनुमति नहीं है, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यदि 4 अंकों 2, 3, 7 और 9 में से केवल 3 अंकों का पहली पंक्ति में व्यवस्थित करने की अनुमति हो तो इस 3 पंक्तियों में व्यवस्थित करने के लिए ऐसे कितने संयोजन संभव हैं, ठीक है। मतलब एक बार मैं आपको सवाल समझाता हूं। सवाल यह है कि आप 1 से लेकर के 9 तक की संख्या यूज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन अंकों का आप प्रयोग कर सकते हो और इन अंकों से आपको एक 3 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है। यहां पर 3 पंक्तियां आपको रखनी है, पहली पंक्ति पर एक संख्या बनेगी, दूसरी पंक्ति पर एक संख्या बनेगी, तीसरी पंक्ति पर एक संख्या बनेगी, ठीक है। और यहां पर जो संख्या बनेगी, अगर ये 1 है तो इसका दुगना होगा, ये इसका 3 गुना होगा। मतलब अगर यहां पर आपने संख्या बनाई 1 तो यहां पर आपका 2 बनेगा, यहां पर आपका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यह भी दिया हुआ है कि जो पहली पंक्ति है, यदि 4 अंकों 2, 3, 7 और 9 में से केवल 3 अंकों को पहली पंक्ति में व्यवस्थित करने की अनुमति है। मतलब पहली पंक्ति में आप केवल और केवल क्या क्या रख सकते हो, आप या तो 2 रखोगे या 3 रखोगे या 7 रखोगे या फिर 9 रखोगे। और यह भी ध्यान रखना है कि ये तीनों जो आप पंक्ति में रख रहे हो नंबर, ये 3-3 डिजिट के होने चाहिए, 3-3 अंकों के नंबर होने चाहिए,
ठीक है। तो अब आप देखोगे अगर हम कोई भी संख्या यहां इन चारों, देखो इन चारों में से ही आप कोई भी 3 डिजिट यहां पर ले सकते हो पहली पंक्ति में, और इसके बाद कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहां पर कोई नंबर लेता हूं, जैसे आप 7 और 9 से तो स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। क्यों? मतलब आप ये संख्या ऐसी नहीं ले सकते हो 7 3 2। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आप जब इसका दुगुना करोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। ये 3 अंकों की बजाय 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, 3 अंकों की नहीं रहेगी। तो संख्या आप 7 से स्टार्ट नहीं कर सकते, संख्या आप 9 से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप 9 का दुगुना करोगे तो 9 दूनी 18, 3 या ना करोगे तो 9 तिया 27, मतलब संख्या 4 अंकों की हो जाएगी। तो एक बात तो चलो अच्छी हो गई कि हमें 2 अंकों का यूज पहले स्थान पर नहीं करना है। किसका किसका? यहां पर हमारे पास 7 नहीं आएगा और हमारे पास 9 नहीं आएगा। ये चलो इतना हमें पता चल गया। 7 और 9 से कोई संख्या स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो अब हमारे पास क्या बचा? या तो आप यहां पर 2 लोगे या फिर यहां पर आप 3 लोगे। ठीक है, ये 2 ही डिजिट आप यहां पर ले सकते हो। इसके साथ हमें और बाकी 2 डिजिट लेना है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं पहला लेता हूं 237, मैंने 237 ले लिया। ठीक है, अब दूसरा जो लूंगा, यहां पर अगर 237 बनाया तो यहां पर क्या बनेगा? इसका दुगुना बनेगा, यहां पर इसका 3 गुना बनेगा। मतलब इसमें 2 का गुणा करो तो 37 दूनी 74 हो गया, 2 × 3 कितना हो गया? 6 हो गया, 674। ये आप नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि तीनों पंक्तियों में जो अंक है वो एक ही बार प्रयोग होना चाहिए। यहां पर 7 कितने बार आ गया? 2 बार आ गया। ठीक है, तो ये आप 237 नहीं ले पाओगे। एक तो 237 बनेगा, ठीक है, ये आप नहीं ले पा रहे हो। इसके बाद हम बनाएगा 273। अब 273 बना करके देखते हैं। ठीक है, 273 इसका आप दुगुना करोगे, क्योंकि यहां पर जो नंबर लिखा है उसका दुगुना दूसरी पंक्ति में, इसका 3 गुना तीसरी पंक्ति में। 273 लिखा है, इसका आप दुगुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, ठीक है, 2 सत्ते 14, और ये हो गया 546। अभी देखो क्या कोई डिजिट रिपीट हुआ? नहीं। 2 7 3 5 4 6। अब यहां पर जो तीसरी पंक्ति है उसमें इसका 3 गुना, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 3 7 21 हो गया, और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गया, 819 आ गया। ठीक है, तो क्या हमारे पास अभी आप देखोगे कि जो 273 आपने पहले पंक्ति पर लिखा था, इसका दुगुना 546 हो गया, इसी का 3 गुना 819 हो गया। क्या कोई भी अंक रिपीट हुआ? 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं वो सारे हमने प्रयोग कर लिए। देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। मतलब 273 हमारे पास ऐसा एक अंक, ऐसा एक नंबर हो सकता है जो 2 3 7 9 से बना होगा, और जिसका दुगुना दूसरी पंक्ति में लिखा है, उसका 3 गुना तीसरी पंक्ति में लिखा है, और कोई भी अंक हमारे पास रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ऐसे चेक करना पड़ेगा, टाइम लगाने वाला सवाल है। ठीक है, अब क्या हो सकता है हमारे पास? और क्या हो सकता है? 279 हो सकता है। अगर मैं 279 लेता हूं तो आप चेक करोगे, 9 का दुगुना 18 हो गया, क्योंकि यहां पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 को 9 से गुणा किया, 2 नाम 18, 2 से 14 1 15, ठीक है, 2 दूनी 4 1 5। तो आप ये नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि 5 हमारे पास कितने बार आ गया? 2 बार आ गया। तो 279 नहीं ले सकते आप। और क्या बनेगा हमारे पास? 297 बन सकता है। 297 भी लेके देख लेते हैं एक बार फटाफट से, क्योंकि ऑप्शन में देखोगे तो 1 2 3 4 तक की संख्याएं हैं, 4 ही मैक्सिमम बन सकती हैं। ठीक है, 297 लेकर के देख लेते हैं। इसका गुना करोगे तो 2 सत्ते 14 हो गया, 2 नाम 18 1 19 हो गया। नहीं ले सकते आप, क्योंकि 9 हमारे पास 2 बार आ गया। तो ना तो 279 ले सकते आप और ना ही 297 ले सकते हो। ठीक है, तो 2 के साथ इतने ही कॉम्बिनेशन बन रहे थे। अभी तक हमें सिर्फ एक नंबर मिला 273 जो आप की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब 2 के साथ इतने ही बन गए, और कोई बन सकता है 2 के साथ? नहीं बनेगा। आप ठीक है, 37 ले लिया, 73 ले लिया, 279 ले लिया, 297 ले लिया। अगर हम 3 के साथ लेते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं, तो हम ले सकते हैं 3। अगर 3 से स्टार्ट किया तो 3 के साथ ले लो आप 27, 327, 327 ले लिया हमने। इसका दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 654। ठीक है, 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 981। बन गई बात। देखो, ये तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपने 273 लिया था, इसका दुगुना किया था तो भी बात बन गई थी, 3 गुना किया था तो भी बात बन गई थी, तो 327 पर भी बात बन जाएगी। 327 का दुगुना किया, 654 आया, 981 आ गया। आपका कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब 327 आप ले सकते हो। ठीक है, दूसरा नंबर हमें मिल गया जो दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या बन सकता है? 370
372 बन सकता है। इसका दुगना करोगे तो ये 2 हो जाएगा 4 बार, 2 सत्ते 14, नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास 4 2 बार आ गया, 372 आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा 379, ये भी नहीं ले पाओगे आप, 2 नाम 18 वही आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 397 भी आप नहीं ले पाओगे, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18 1 19, फिर आपका 9 आ जाएगा। तो ऐसे हमें सिर्फ 2 ही नंबर मिल रहे हैं। हम बता भी सकते हैं कौन कौन से नंबर है, एक तो 273 है, दूसरा 327 है। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा कि हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे मिलेंगे जो दी गई कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि 150 प्रतियोगी वाली किसी शतरंज टूर्नामेंट में जब जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। यह निश्चित किया गया है कि कोई भी बाजी बराबरी या ड्रॉ या टाई पर निर्णित नहीं होती है। इस पूरे टूर्नामेंट में कितनी बाजियां खेली गई, मतलब कितने मैच खेले गए। देखो आप जानते हो चेस में 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर 150 लोग हैं तो 150 लोग 2-2 करके कितने मैच खेलेंगे, 75 मैच होंगे इनके बीच में। तो 150 में से 75 लोग हार जाएंगे, क्योंकि एक बार आप हार जाओगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, और 75 लोग रह जाएंगे। तो 75 मैच हो गए 150 लोगों के बीच में। अब जो 75 लोग हैं वो आपस में मैच खेलेंगे, तो 37 मैच तो हो जाएंगे, 37 लोग जीतेंगे और 37 लोग हार जाएंगे, 37 लोग वापस चले गए, 37 लोग रह गए, 37 दूनी 74, तो 37 मैच हो गए। और एक आदमी अभी ऐसा है जिसका मैच नहीं हुआ है, 37 मैचेस प्लस एक आदमी। ठीक है, मतलब अब टोटल हमारे पास बचे 38 आदमी, क्योंकि 37 हार गए तो वो चले गए, एक आदमी बचा हमारे पास, तो टोटल अब 38 हो गए। 38 में 2-2 करके मैच होगा तो 19 मैच हो जाएंगे, 19 मैच हो गए। अब 19 लोग चले गए हार के और 19 बचे, अब 19 लोग आपस में मैच खेलेंगे 2-2, तो 2 नाम 18, 9 तो मैच हो जाएंगे और एक आदमी यहां पर रह जाएगा। अब फिर कितने हो गए, 10 लोग हो गए, तो 10 लोगों में कितने मैच हो सकते हैं, आपने कहा सर 5। फिर 5 में कितने मैच हो सकते हैं, तो आपने कहा सर 2 मैच हो जाएंगे और एक आदमी रह जाएगा, एक प्लेयर रह जाएगा। अब 3 प्लेयर हो गए, 3 प्लेयर में कितने मैच हो सकते हैं, 1 मैच हो सकता है और एक प्लेयर रह जाएगा। अब बचे 2, फाइनल जो है वो आपका 1 जीत जाएगा और 1 हार जाएगा, तो विनर हमारे पास आ चुका है। टोटल मैचेस कितने हो गए, 75 यहां हो गए थे, 37 यहां पर हो गए, 19 यहां पर हो गए, 9 यहां पर हो गए, 5 यहां पर हो गए, 2 यहां पर हो गए, 1 यहां पर हो गया, 1 यहां पर हो गया। तो आप जब सबको जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 149 मैचेस। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 150 प्रतिभागी थे, 150 पार्टिसिपेंट थे, जीतना किसी एक को है तो बाकी 149 को हारना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल मैचेस हमारे पास कितने होंगे, 149 होंगे। ठीक, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन यहां पर कर दिया। ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा सवाल का उत्तर। अगले सवाल पे चलते हैं। 3 अंक की कितनी धन पूर्णांक संख्याएं अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना इस प्रकार की होंगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो और संख्या 5 से क्या हो, विभाज्य हो। हाउ मेनी 3-digit नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास ऑड डिजिट कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9, और हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। संख्या क्या होनी चाहिए, संख्या का हर एक अंक विषम होना चाहिए। तो यही हमारे पास चॉइसेस हैं, इन्हीं 5 अंकों में से अपन कोई एक अंक ले सकते हैं, और संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए। अगर संख्या 5 से विभाजित है तो संख्या का जो इकाई अंक है वो 5 से विभाजित होना चाहिए। मतलब यहां पर तो फिक्स हो जाएगा कि यहां तो आप 5 के अलावा और कोई डिजिट नहीं रख सकते हो, मतलब 5 तो फिक्स हो गया। तो अगर इस एक स्थान को एक अंक से कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो अपन ने कहा कि सर एक तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं। भाई एक आदमी को एक जगह पर कितने तरीके से बैठा सकते हो, एक ही तरीके से बैठा सकते हो। अब हमारे पास 4 डिजिट बचे, तो यहां पर या तो हम 1 रखेंगे या 3 रखेंगे या 7 रखेंगे या 9 रखेंगे। तो यहां पर हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। मान लो हमने यहां पर 1 रख दिया, अब इस अंक को, इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, तो 4 × 12, और इसको भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, 1 चॉइस है। मतलब हमारे पास ये बन गया कि ये वाला स्थान 4 तरीके से भर रहा है, ये वाला स्थान 3 तरीके से भर रहा है, ये वाला स्थान 1 तरीके से भर रहा है। तो टोटल 12 संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें हर एक अंक हमारे पास विषम होगा और संख्या हमारे पास क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। तो आंसर क्या बन जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये सवाल है। तो ये आसान सवाल था, इसको आप बिल्कुल करना चाहिए। अगला सवाल देखो, ये आपका हो गया डेटा सफिशिएंसी।
नंबर सिस्टम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण पता होना चाहिए, इंटीजर क्या है, तभी आप सवाल कर पाओगे। कह रहे, सवाल पूछ रहा है क्या x पूर्णांक है, क्या x इंटीजर है। कथन एक, x/3 पूर्णांक नहीं है और 3x पूर्णांक है, पता करो कि x पूर्णांक है कि नहीं है। अच्छा, आप पूर्णांक जानते हो ना कि हमारे पास हो जाते हैं, इंटीजर क्या है, x इंटीजर 0, -1, -2, -3, जिसमें डेसिमल नहीं आता है ना, वो सारे इंटीजर हैं। 0 होता है, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। सपोज करो मैं मान लेता हूं कि जो x/3 है वो कह रहा है कि इंटीजर नहीं है, ठीक है, कुछ भी है। सपोज करो x/3 को मान लेते हैं कि इंटीजर है, एक इंटीजर है, 2 इंटीजर है। अगर x/3 को 1 मान लिया जाए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x/3 को अगर अपन 1 मान लेते हैं तो कह रहा है कि x हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जबकि ये तो कह रहा है कि x/3 पूर्णांक नहीं है और यहां तो पूर्णांक आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो हम x/3 को पूर्णांक नहीं मानते, मान लो हम मान लेते हैं कि 2/3 है, x/3 हमारे पास कह रहा है कि पूर्णांक नहीं है, मान लेते हैं 2/3 है, भिन्न है, तो आप जानते हो कि ये कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6/3, 6/3 मतलब कितना हो गया, 2 हो गया, ये फिर से पूर्णांक मिल गया। मतलब पहले स्टेटमेंट से नहीं पता चल रहा है कि x/3 अगर पूर्णांक नहीं है तो x पूर्णांक है या नहीं है, मतलब पहला स्टेटमेंट हेल्प नहीं कर रहा है, पहले स्टेटमेंट से नहीं पता चल रहा है कि x हमारे पास एक पूर्णांक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 3x पूर्णांक है। अब आप 3x को कुछ मान लो भाई, 3x अगर पूर्णांक है तो या तो 1 होगा या 2 होगा या -1 होगा, -2 होगा, कुछ भी होगा। तो हम मान लेते हैं भाई 3x 1 है तो x बराबर कितना आ गया, 1/3 आ गया। अगर x 1/3 आ गया, ये तो भिन्न हो गई, जबकि वो कह रहा था कि 3x पूर्णांक है। तो अगर 3x पूर्णांक है तो x 1/3 आ गया, और 1/3 हमारे पास इंटीजर नहीं होता है, मतलब ना तो पहले स्टेटमेंट से और ना ही दूसरे स्टेटमेंट से, या तो अकेले अकेले देख लोगे तो भी नहीं पता चल रहा है, दोनों को मिला दोगे तो भी नहीं पता चल रहा है कि x हमारे पास एक इंटीजर है या नहीं है। तो सवाल कर रहा था क्या x पूर्णांक है, नहीं बता सकते अपन लोग, तो आंसर क्या बनेगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या बन जाएगा, सवाल का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपके क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 20 पर है। सवाल है प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट लॉस का नहीं है, सिंपल परसेंटेज का है। एक वस्तु की कीमत 25% बढ़ा दी गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया, फिर 10% बढ़ा दिया गया, कीमत में परिणाम वृद्धि क्या है। देखो, अब अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा तो आप देखोगे कि हम परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं, और दो लगातार परसेंटेज, जैसे अगर आप जानते हो कि भाई एक 100% होता है, फिर दो हमारे पास 50% होता है, तीन ये एक हो गया, ये 1/2 हो गया ना, 1/2, 1/3 हमारे पास होता है 33 सही 1/3। तो इस तरीके से हमने हर एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रखा है, भिन्न में चेंज कर रखा है। तो इनमें से आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार कोई भी 2 परसेंटेज ले लो और एक को बढ़ा दो, एक को घटा दो, तो ये हमेशा कैंसिल होकर के नो चेंज बनाएंगे। जैसे मैंने कह दिया कोई संख्या 33 सही 1/3% बढ़ जाती है, या इसको घटा दो आप, 33 सही 1/3% घट जाती है, ठीक है, और 50% बढ़ जाती है, ठीक है। तो 33 से 1/3 मतलब कितना हो गया, 1/3, तो 3 से कितनी होगी, 2 हो गई। 50% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 1/2, 2 से 3 हो गई। तो ये आप देखोगे 2 से 2 कट जाता है, 3 से 3 कट जाता है, तो नो चेंज आता है। अगर आपको ये चीज पता थी तो आप ये स्टेटमेंट सीधा काट देते कि 25% इंक्रीज और 20% डिक्रीज, कोई चेंज नहीं होगा। किसी संख्या को आप 25% बढ़ा दो, फिर उसे 20% कम कर दो, तो संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर ये दोनों कट गए, यहां तक कोई चेंज नहीं है संख्या में, फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो अब आपका आंसर ही सीधा कितना हो जाएगा कि संख्या 10% बढ़ जाएगी। और अगर ये चीज नहीं पता है तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मान लेते हैं संख्या 100 है और इसको आपने 25% बढ़ा दिया, तो 100 का 25% हो गया 25, मतलब संख्या कितनी हो जाएगी, 125। अब संख्या आपने 20% घटा दी, तो इसका 20% कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 हो जाएगा, है ना। 125 का 20% 25 हो गया। देखो ये पहले 25 बढ़ी, फिर 25 घट गई, तो कितनी हो गई, 100 हो गई। तो यही मैं कह रहा था कि अगर आपको ये पता है सारी चीजें, तो आप ये स्टेटमेंट पढ़ के पता कर सकते थे कि भाई 25% की वृद्धि और 20% की कमी, कुल मिलाकर के नो चेंज बनेगा।
ठीक है। बाकी इसके बाद 10% इंक्रीज है, तो कुल मिलाकर के आप बता दो कि भाई 10% इंक्रीज होगा। अब हमारे पास संख्या 100 हो गई। अब लास्ट में हमने क्या किया, इसको 10% बढ़ा दिया, तो 100 का 10% 10 मतलब कितना हो गया, 110 हो गया। तो संख्या थी कितनी, 100, कितनी हो गई, 110 हो गई। कितनी बढ़ गई, 10 बढ़ गई। 10 बढ़ी कितने से, 100 से। परसेंटेज निकालने के लिए क्या आएगा हमारे पास, 100 का गुणा। तो कुल मिलाकर के संख्या क्या हो गई, 10% इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या बन जाएगा, सवाल का उत्तर बन जाएगा। तो आप देख रहे हो किसी भी सवाल में कोई फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा है, सारे आपके मेंटली आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा अगर सोच पाते हो, प्रैक्टिस करिए, तो अगर हम सीसेट को डेली अगर आधा 1 घंटा दे देंगे, है ना, जीएस के साथ साथ, तो कर पाएंगे, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यह है कि पेपर से सिर्फ 10-15 दिन पहले पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वर्ण ए बी सी डी और डी इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि ए और ई के बीच यथा तथ्य 2 वर्ण हैं। इस तरह कितनी व्यवस्थाएं संभव हैं। मतलब ए बी सी डी ई को लेकर के आपको क्या बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, और ऐसे आपको वर्ड्स बनाने हैं जिनमें ए और ई के बीच में ठीक 2 ही आपके क्या हो, अल्फाबेट्स हो। मतलब हमारे पास 5 अल्फाबेट हैं, ए बी सी डी ई का यूज करना है। और ए और ई के बीच में हमारे पास क्या होना चाहिए, देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स। सिर्फ 2 वर्ण होने चाहिए ए और ई के बीच में, 2 से ज्यादा नहीं, बिल्कुल 2 होने चाहिए। ठीक है, देखो एक केस क्या हो सकता है कि अपन ए को यहां रख दें, 2 आप प्लेस छोड़ दो, ई को आप यहां पर रख दो। फिक्स कर दिया अपन ने, ए को रख दिया पहले स्थान पर, ई को रख दिया चौथे स्थान पर। तो अब क्या होगा कि इनके बीच में ठीक 2 लेटर आ जाएंगे, आपके 2 अल्फाबेट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप एक तरीके से रख सकते हो, इसको भी आप एक तरीके से रख सकते हो। हमारे पास टोटल कितने हैं, 5 हैं। आपने ए और ई को फिक्स कर दिया। अब इस वाले स्थान पर 3 में से कोई भी एक अल्फाबेट ले सकते हो, बी सी डी में से कोई भी एक अल्फाबेट ले सकते हो। अगर आपने बी ले लिया तो इसको आप 2 तरीके से भर पाओगे, है ना। आपने सी ले लिया तो इसको आप एक तरीके से भर पाओगे। मतलब एक हमारे पास अरेंजमेंट बन गया कि अच्छा, अब ये तो एक अरेंजमेंट बन गया, 3 दूनी 6, टोटल हमारे पास ऐसे 6 वर्ड्स बन जाएंगे इस अरेंजमेंट को लेकर के। लेकिन आप देखोगे कि ए और ई को भी हम लोग आपस में चेंज कर सकते हैं। मतलब ऐसे भी बन सकता है कि ई को यहां पर ले लिया जाए, ए को यहां पर ले लिया जाए, फिर भी ये 3 तरीके से भरेगा, ये 2 तरीके से, और ये हमारे पास 1 तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर भी 6 बन जाएंगे। मतलब अपन सीधा इसको 2 से गुणा कर देते तो 6 दूनी 12 आ जाता, तो ये इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास आपने बनाया कॉम्बिनेशन, इसमें एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि ई हमारे पास यहां आ जाए और ए हमारे पास यहां पर आ जाए, तो इस वाले कॉम्बिनेशन से 6 शब्द बनेंगे और इसका दुगुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतने ही शब्द बनेंगे आपके ई को इधर ला करके, ए को इधर ला करके। ए और ई को भी आप आपस में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इनके प्लेस को। दूसरा हमारे पास क्या बन सकता है, दूसरा हमारे पास क्या बन सकता है कि ए को यहां पर रख दिया जाए, ई को यहां पर रख दिया जाए, और कोई संभावनाएं नहीं बन रही है। ठीक है, तो फिर इसको आप 3 तरीके से भर पाओगे, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने हो जाएंगे, देखो ये ए लिखा है मतलब ये 1 तरीके से ही फिल होगा, ये ई लिखा है मतलब 1 तरीके से फिल होगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास 6 तरीके हो गए। और हमारे पास ऐसे 2 हो सकते हैं ना, ई यहां आ सकता है, ए और ई को भी आप 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो। मतलब टोटल कितना आ गया, 12 12 12 24, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 24। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े, कह रहा है कि 1.01 किलोमीटर लंबी सड़क के एक किनारे एक दूसरे से समान दूरी पर 101 पौधे रोपे गए हैं। 5 क्रमागत पौधों के बीच कुल कितनी दूरी है, 5 क्रमागत पौधों के बीच की कुल दूरी कितनी है। अब ये गैप वाला सवाल है। गैप वाला कैसे, जैसे मान लो एक पेड़ आपने लगाया, फिर आप गैप दोगे, फिर आपने दूसरा पेड़ लगाया, फिर आप गैप दोगे, है ना, फिर आपने तीसरा पेड़ लगाया। और मान लो आप इसको 5 मीटर के गैप पर लगाते हो, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि 3 पेड़ हमने लगाए तो गैप कितने होंगे, 2 होंगे। अगर हम 4 पेड़ लगाएं तो गैप कितने होंगे, 3 होंगे। अगर हम 5 पेड़ लगाएंगे तो गैप कितने होंगे, 4 होंगे। तो अगर आपने 101 पेड़ लगाए तो गैप कितने होंगे, गैप आपके होंगे 100। और जो लंबाई है 1.01 किलोमीटर, जैसे अगर मैं पूछूं कि हमने 10 मीटर के लंबाई में पेड़ लगाए, तो 10 मीटर की जो लंबाई है वो क्या है, गैप ही तो है।
आप पहला पेड़ लगाते हो, फिर आप 5 मीटर गैप देते हो, फिर दूसरा पेड़ लगाते हो, फिर 5 मीटर गैप देते हो। तो जो आपने 10 मीटर लंबाई में जो पेड़ लगाए, वो जो 10 मीटर है वो क्या है, गैप ही तो है। मतलब जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल जो आपका 1 कह रहा है ना, 1.01 किलोमीटर लंबी रोड है, तो जो 1.01 किलोमीटर होगा वो टोटल गैप होगा, है ना। तो आप जानते हो कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास बन जाएगा 1010, ये इतना मीटर हो गया। और टोटल 101 पेड़ लगे थे, मतलब गैप कितने हो गए, 100 गैप हो गए। और टोटल डिस्टेंस जो है वो 1010 मीटर है, ये भी मीटर में है, ठीक है। ये सॉरी, ये पेड़ है अपने पास, ठीक है, तो इसको तो मीटर मीटर में लिखने की जरूरत नहीं है। 1010 मीटर लंबी रोड है और आपने इस पर 101 पेड़ लगाए हैं, मतलब टोटल गैप कितना हो गया, 100 हो गया। तो अगर अपन भाग करेंगे तो एक गैप हमारे पास कितने का आ जाएगा, तो आपको सर एक गैप आ जाएगा 10.1 का। मतलब दो पेड़ के बीच में जो गैप है वो 10.1 मीटर का है। आप जानते हो अगर 5 पेड़ लगे होंगे, 1 2 3 4 5, तो गैप कितने होंगे, तो आपको सर गैप होंगे 4 गैप टोटल कितने का होगा। अगर एक गैप 10.1 का है तो 4 गैप हमारे पास कितने होंगे, 40.4 मीटर का। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि ए के पास कुछ सिक्के हैं, वह उनमें से आधे सिक्कों में से 2 और सिक्के मिलाकर बी को देता है। बी उनमें से आधे सिक्के में 2 मिलाकर सी को देता है। सी उनमें से आधे सिक्कों में 2 और सिक्के मिलाकर डी को देता है। डी के पास अब जितने सिक्के हैं वह 2 अंकों की लघुत्तम संख्या है। शुरुआत में ए के पास कितने सिक्के हैं। हो क्या रहा है, ए है सम कॉइन्स, ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू बी। बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू सी। सी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू डी। The number of coins D has now is the smallest 2-digit number. How many coins does A have in the beginning? देखो 4 लोग हैं A B C D, और सारी प्रोसेस करने के बाद, सारी प्रक्रिया करने के बाद D के पास 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या होती है, 10 होती है। ठीक है, अब C ने दिए होंगे D को सिक्के, और C ने क्या करा है, C के पास जितने थे उसका आधा और उसमें 2 मिलाकर के D को दिया उसने। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 2 घटाऊंगा तो हमारे पास पता चल जाएगा कि भाई सी के पास जितने सिक्के थे उसका आधा कितना है, 8 है। भाई सी ने क्या किया, सी के पास जितने सिक्के थे उसमें से आधे करे और 2 और मिलाकर के उसने डी को दे दिए। तो डी के पास अगर 10 सिक्के हैं, 10 में से आप 2 घटाओगे तो ये पता चल जाएगा कि सी के पास जितने सिक्के थे उसका आधा हमारे पास 8 है। अगर इसका आधा, सी के पास जितने सिक्के थे उसका आधा 8 है, तो सी के पास सिक्के कितने थे, 16 सिक्के थे। 16 का आधा 8, 8 में 2 और मिलाए, 10 सिक्के दे दिए उसने डी को। अब जो सी है, सी के पास जितने सिक्के हैं, सी को सिक्के किसने दिए, बी ने, और बी के पास जितने भी सिक्के थे उसका आधा प्लस 2 करके उसने किसको दिया है, सी को दिया है। मतलब इसमें से भी अपन 2 घटाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि बी के पास जितने सिक्के थे उसका आधा कितना है। तो बी के पास सिक्के थे 14 का दुगना हमारे पास 28, क्योंकि बी के पास जितने सिक्के थे उसका आधा प्लस 2 उसने किसको दिया, सी को दिया। तो सी के पास 16 सिक्के थे, 16 में से 2 घटाया 14 बचा, 14 का दुगना कितना हो गया, 28 हो गया। अब बी को सिक्के किसने दिए, तो बी को सिक्के दिए ए ने, और ए ने कितने दिए थे, ए के पास जितने थे उसका आधा प्लस 2, मतलब इसमें से अगर अपन 2 घटाएंगे तो सिक्के कितने बचेंगे, 26, 26 का दुगना कितना हो गया, 52। 52 सिक्के थे ए के पास, 52 का आधा 26 हो गया, 26 में 2 मिला करके 28 दिए उसने बी को। तो ए के पास कितने सिक्के थे, तो आपने कहा सर ए के पास थे 52। 52 हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। या फिर आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये आसान सवाल था, करने लायक था। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि 5 दोस्त हैं पी क्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, इन्होंने कुछ नोटबुक खरीदी, नीचे दी गई सूचनाएं, इनको आप ध्यान से पढ़ो। पहला कह रहा है कि एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 8 अधिक नोटबुक जेड ने खरीदी। आप देखना जब भी आप यूपीएससी का पेपर देखोगे ना, तो पहला स्टेटमेंट ऐसा देगा जिसका कोई पहले यूज नहीं है, बाद में यूज होगा। ठीक है, तो
तो एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी थी उससे 8 अधिक नोटबुक जेड ने खरीदी। यहां से पता नहीं चल रहा है कि एक्स ने कितनी खरीदी और जेड ने कितनी खरीदी, बस ये पता चल रहा है कि एक्स जितनी भी खरीदेगा उससे 8 ज्यादा कौन खरीदेगा, जेड खरीदेगा। ठीक है, तो हमारे पास हम लोग लिख लेते हैं भाई हमारे पास कौन कौन है। हमारे पास पी है, क्यू है, इसके बाद एक्स है, वाई है और जेड है। 5 लोग हैं। पहला स्टेटमेंट हमें कुछ नहीं बता रहा है, बस ये बता रहा है कि एक्स ने जितनी भी खरीदी होंगी उससे 8 ज्यादा किसने खरीदी होंगी, जेड ने। दूसरा क्या कह रहा है, पी और क्यू ने कुल मिलाकर 21 नोटबुक खरीदी। मतलब पी प्लस क्यू हमारे पास कितना है, 21 है। पी ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 कम नोटबुक क्यू ने खरीदी। मतलब पी और क्यू के नोटबुक का अंतर हमारे पास कितना है, 5 है। पी ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 किसने खरीदी, 5 कम किसने खरीदी, क्यू ने। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लोगे तो पी के पास कितनी हो जाएंगी, हमारे पास 13 हो जाएंगी और क्यू के पास कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। मतलब पता चल गया कि भाई पी ने कितनी किताबें खरीदी, 13, क्यू ने कितनी खरीदी, 8। ठीक है, पी और क्यू तक पहुंच गए आप। इसके बाद एक्स और वाई ने मिलकर 28 नोटबुक खरीदी। एक्स प्लस वाई कितना है, 28 है। इसके बाद क्या दिया है, एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 अधिक नोटबुक पी ने खरीदी है। एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी है उससे 5 अधिक किसने खरीदी है, पी ने। तो अगर पी ने 13 खरीदी है तो एक्स ने 5 कम खरीदी होंगी, मतलब 8 खरीदी होंगी। और अगर एक्स प्लस वाई 28 है, 28 में से 8 किसने खरीदी, एक्स ने, तो वाई ने कितनी खरीदी होंगी, 20। वाई का मिल गया कि भाई वाई ने कितनी किताबें खरीदी, 20 किताबें खरीदी। अब कौन बचा हमारे पास, सबसे पहला स्टेटमेंट देखोगे अब आप, एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 8 अधिक नोटबुक जेड ने खरीदी। तो एक्स ने अगर 8 खरीदी है तो 8 का 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16। 16 नोटबुक किसने खरीदी होंगी, जेड ने। सबका पता चल गया किसने कितनी नोटबुक खरीदी है। सवाल कह रहा है कि यदि प्रत्येक नोटबुक की कीमत 40 रुपए है तो सभी नोटबुक की कुल लागत कितनी है। तो कुल मिलाकर देखो कितनी नोटबुक है। तो आपने कहा सर 8 8 16, 16 32, 32 और 20 कितना हो गया, 52 प्लस 13 65। 65 नोटबुक है और एक किताब 40 रुपए की है। तो कुल मिलाकर कितने रुपए की नोटबुक खरीदी गई, 2600 रुपए की। 2600 क्या बन जाएगा हमारे पास, सवाल का उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक्स कुछ कलमें 6 बच्चों ए बी सी डी ई और एफ में बांटना चाहता है। यदि ए को मिली कलमों की संख्या बी को मिली कलमों की संख्या की 2 गुनी, सी को मिली कलमों की संख्या की 3 गुनी, डी को मिली कलमों की संख्या की 4 गुनी, ई को मिली कलमों की संख्या की 5 गुनी और एफ को मिली कलमों की संख्या की 6 गुनी हो, तो एक्स को न्यूनतम कितनी कलम खरीदनी चाहिए कि हर एक को मिली कलमों की संख्या क्या हो, सम हो। हर एक को मिली कलमों की संख्या क्या हो, सम हो। तो आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो या फिर आप देखोगे कि ए के पास जितने भी कलमें हैं, अगर अपन ए और बी का रेशो देखेंगे तो बी का 2 गुना है। बी का कितना है, 2 गुना है। इसके बाद ए के पास जितनी भी पेन है वो सी का 3 गुना है। ए के पास जितनी भी पेन है वो डी का 4 गुना है। ए के पास जितने भी पेन है वो ए का 5 गुना है। ई का 5 गुना है ए के पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, एफ तक है ना, हाँ 6 बच्चे हैं। ये हमारे पास हो गया 6:1, 6:1। अच्छा एक बात बताओ कि जो ए के पास कलमें हैं वो तो बराबर होनी चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ए के पास कितनी कलमें हो सकती हैं, तो आपने कहा सर ए के पास जो पेन हो सकते हैं वो 2 3 4 5 6, इनका ही कोई मल्टीपल होंगे, 2 3 4 5 6। तो हम लोग इनका एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि हमें मिनिमम नंबर बताना है ना, एक्स के पास कितनी कम से कम जो पेन है वो हो सकते हैं। तो 6 5 4 3 2 1 का एलसीएम हमारे पास कितना हो गया, 60 हो गया। मतलब ए के पास 60 कलमें कम से कम हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं 60 बनाऊंगा तो 30 से गुणा करूंगा तो यहां पर भी 30 कलमें हो जाएंगी, 30 पेन हो जाएंगे। सवाल देखना ध्यान से कि हर एक के पास सम संख्या में पेन होने चाहिए। अगर मैं ए के पास 60 बनाता हूं तो यहां पर 30 से गुणा करूंगा, यहां पर भी 30 से गुणा करूंगा, तो ए के पास 60 हो गए, बी के पास 30 हो गए। 30 हमारे पास इवन नंबर है, 60 भी इवन नंबर है। इसको 60 बनाने के लिए 20 से गुणा करूंगा तो यहां पर 20 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां 20, सी के पास 20 होंगे तो ए के पास 60 होंगे। तो अगर सी के पास 20 हैं तो वो इवन नंबर है। लेकिन यहां गड़बड़ हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहां पर 60 बनाने के लिए 15 से गुणा करोगे, यहां पर ही 15 से गुणा करोगे, और 15 हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर। जबकि हर एक के पास जो कलम है वो कैसे होने चाहिए, सम होने चाहिए।
तो 60 ना लेकर के आप अगला क्या ले लो, 120 ले लो, क्योंकि जब आप 120 लोगे तो यहां पर 120 बनाने के लिए 30 का गुणा करेंगे, तो फिर सारी कंडीशन हमारे पास हो जाएगी। 120 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 60 से, ठीक है। 120 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 40 से। 120 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 30 से। तो यहां पर 120 हो जाएगा, यहां पर 30 कल में हो जाएंगी। तो अब ये इवन, ये इवन, ये इवन, ठीक है। 120 बनाने के लिए 24 से गुणा करोगे तो यहां पर भी 24 हो जाएगा, मतलब 24 पंचे 120। 120 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 20 से, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब अगर ए के पास 120 है तो बी के पास कितनी होंगी, बी के पास होंगी 60, सी के पास कितनी होंगी 30, डी के पास कितनी होंगी, आपको सर डी के पास होंगी हमारे पास ए बी, बी के पास 60 हो गई, सी के पास 40 हो गई ना, सी के पास हमारे पास 40 हो गई। इन सबको जोड़ लो। इसके बाद डी के पास हमारे पास 30 हो गई, ई के पास हमारे पास 24 हो गई, और एफ के पास हमारे पास कितनी हो गई, 20 हो गई। इन सबको आप जब जोड़ोगे तो यहां पर मिल जाएगा 4, और ये कितना हो गया, 12, 6, 18, 4, 22, 22 और 3, 25, 25, 4, 29। तो टोटल पेन कितने होने चाहिए, कम से कम 294। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या बन जाएगा, सवाल का उत्तर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो गया, सवाल का आंसर हो गया। आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे कि 147 लेते, कि ए के कम से कम पेन होने चाहिए थे 147, फिर इसमें बांटते आप तो इस तरीके से, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 294। 60 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब मैं ए के पास 60 बना रहा था तो हमारे पास जो डी है उसके पास 15 पेन हो रहे थे, 15 एक ऑड नंबर है, इसलिए अपन ने 15 नहीं लिया, हमें सबको इवन पेन देने थे। तो आंसर क्या बन गया, 294। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमारे पास क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्न और 2 कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न हमारे पास क्या है कि मनीषा की आयु क्या है। इसमें कथन एक हमारे पास क्या है कि मनीषा अपनी मां से 24 वर्ष छोटी है। दूसरा है कि 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी मां की आयु 3:5 के अनुपात में होगी, ठीक है। आपको क्या बताना है कि व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, मनीषा की एज कितनी है। हमसे कह रहा है कि मनीषा अपनी मां से 24 साल छोटी है, तो इसका मतलब है मनीषा और उसकी मां की आयु के बीच में 24 वर्ष का अंतर है। और आप जानते हो कि अगर 2 लोगों की आयु का जो अंतर होता है वो हर एक समय क्या रहता है, बराबर रहता है। ऐसा तो होगा नहीं कि मनीषा और उसकी मदर दोनों एक टाइम पर सेम एज की हो जाएं। ये जो 24 साल का अंतर है वो तो हमेशा रहेगा, चाहे 5 साल बाद बोलो चाहे 5 साल पहले बोलो, है ना। अगर 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी मां की आयु जो है वो 3:5 में है, मतलब उनकी आयु का जो अंतर है वो कितना है, 2 है, और 2 की वैल्यू कितनी है, 24 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 12 हो गई। 1 की वैल्यू 12 होगी, मतलब मनीषा की एज हमें मिल जाएगी। लेकिन जब दोनों स्टेटमेंट का यूज करेंगे तब अकेले अकेले स्टेटमेंट से आंसर नहीं मिलेगा। तो यहां पर जो आंसर आएगा हमारे पास कि कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आप एक्स से भी कर सकते थे कि अगर मान लिया जाए कि 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:5 है, तो अगर अपन मान लेते हैं कि जो मनीषा है और उसकी मदर, इनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:5 है, मतलब 3x और 5x है, ठीक है। तो इनकी आयु के बीच का अंतर हमारे पास कितना हो गया, 2x। 2x की वैल्यू कितनी है, 24 है। मतलब सॉल्व नहीं करना है, बस ये देखना है कि दोनों से आंसर निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अलग अलग नहीं ले पाओगे, मतलब अलग अलग स्टेटमेंट से आंसर नहीं आएगा, दोनों जब एक साथ लेंगे तब आंसर आएगा। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मान लीजिए ए, बी और सी शून्येतर हैं और भिन्न अंकों को निरूपित करते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी से बिना किसी अंक को दोबारा प्रयोग किए बनी 3 अंक की सभी संभव संख्याओं का योग x है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा है कि ए बी सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। सपोज x इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय ए, बी एंड सी विदाउट रिपीटेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है कि देखो ए बी सी क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब आप जीरो नहीं ले सकते हो, 1 से लेकर के 9 तक के सारे डिजिट ले सकते हो। अब 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को लेकर आप 3 डिजिट के नंबर बनाओगे, और वो कैसे नंबर बनाना है, और भिन्न अंकों को निरूपित करते हैं, मतलब तीनों
सेम नहीं हो सकते, मतलब ऐसा नंबर नहीं आप बना सकते 111 नहीं बना सकते, 113 भी नहीं बना सकते आप। तीनों डिजिट क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अब जब आप ऐसे नंबर बनाओगे तो उन नंबर का जो योग होगा वो हमारे पास x है, ठीक है। तो x के बारे में आपको बताना है क्या है कि x का 4 अंकीय लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मान 1332 है। x का 3 अंकीय महत्तम मान कितना है, 888 है, ठीक है। देखो अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए थी कि सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या जिसमें तीनों अंक अलग अलग हैं वो हमारे पास होती है 1 2 3। इससे पहले आपको कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके तीनों डिजिट अलग अलग हैं। फिर आपको मिलेगा 124, फिर आपको मिलेगा 125, फिर मिलेगा 126, 127, 128, 129, 130 हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि जीरो नहीं लेना है। 131 नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे तीनों डिजिट क्या होने चाहिए, अलग अलग। 132 ले सकते हैं, 133 नहीं ले सकते हैं, 134 ले सकते हैं, 135 ले सकते हैं। इस तरीके से आप जाओगे और कहां तक जा सकते हो, आपको लास्ट जो नंबर मिलेगा 3 डिजिट का जिसमें तीनों डिजिट अलग अलग होंगे वो होगा 987। तो हमसे क्या कह रहा था कि जो हमारे पास x है वो ऐसी संख्याओं का सम है। तो पहला स्टेटमेंट x का 4 अंकीय लघुत्तम मान इतना है और x का 3 अंकीय महत्तम मान इतना है। तो x का जो 3 डिजिट, देखो अगर आप यहां से लेकर के यहां तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको जो सम मिलता है वो 882 नहीं मिलता, 888 नहीं मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा 882। आप इनका सम करोगे, जो मैक्सिमम सम आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 882 मिलेगा। इसके बाद जब आप इसमें 132 जोड़ोगे, 882 में जब आप 132 जोड़ोगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 3 11, 8 9 1 10। तो आपको जो संख्या, आपको जो सम मिलेगा वो 4 डिजिट का मिल जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए कि x का जो अधिकतम मान है वो 888 है, गलत। x का जो अधिकतम मान होगा वो 882 होगा और 4 डिजिट का लीस्ट जो वैल्यू है x की वो 1332 होगी, है ना। मतलब x का जो हमारे पास लघुत्तम मान होगा वो 1332 होगा, ये भी गलत है। लघुत्तम मान कितना होगा, 1014 होगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। तो आंसर आएगा ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कह रहा है कि एक संख्या आधारित ताला है जिसके लिए 3 अंक की वैयक्तिक अभिज्ञान संख्या, मतलब पिन में 1 से 7 तक अंक हैं, कोई अंक दोबारा नहीं आता है। पिन के अंक बाएं से दाहिने तरफ घटते हुए क्रम में है। पिन के किन्हीं 2 अंकों के बीच कम से कम 2 का अंतर है। अधिकतम कितने प्रयासों में पिन का सही पता लगाया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक which has 3 digit pin. The pin contains digit 1 to 7. There is no repetition of digit. सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको रिपीटेशन नहीं करना है। अगर रिपीटेशन करना होता तो सवाल बहुत लेंथी हो जाता। The digits in the pin from left to right are in decreasing order. Any 2 digits in the pin differ by at least 2. How many maximum attempts does one need to find out the pin correct? मतलब एक 3 डिजिट का पिन है, ठीक है, और इसमें जो आप डिजिट लोगे उनमें कम से कम जो अंतर है, एटलीस्ट जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए, कम से कम 2 का अंतर होना चाहिए। 2 से ज्यादा भी आप ले सकते हो। अच्छा, इसमें अंक कौन कौन से यूज हुए, 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 आपको अंक लेने हैं। इनमें से कोई भी 3 अंक उठाओ और अंक कैसे होने चाहिए, अब आप कंडीशन पढ़ो। कंडीशन ये है कि कोई भी अंक दोबारा नहीं आता, पिन के अंक बाएं से दाएं तरफ घटते हुए क्रम में है, मतलब यहां से यहां जाओगे तो घटते हुए क्रम में है, और पिन के किन्हीं 2 अंकों के बीच कम से कम 2 का अंतर है। कम से कम कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। मतलब अगर मैं यहां पर 7 लेता हूं तो फिर मुझे यहां पर 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका अंतर कितना है, 2 है और एक घटते क्रम में भी है। 7 5 और क्या ले सकते हैं आप, 3। सही है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 7 ही रखो आप यहां पर 5 रखो, यहां पर 2 रख सकते हो। 7 ही रखो आप यहां पर 5, यहां पर 1 आ सकता है, 7 5 3 हो सकता है, 7 5 2 हो सकता है, 7 5 1 हो सकता है। अंतर कम से कम 2 होना चाहिए। इसके बाद और क्या हो सकता है, और देखोगे तो 7 5 के साथ इतने हो सकते हैं, है ना। 7 के बाद 6 हो सकता है,
7 नहीं 6 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कम से कम अंतर कितना होना चाहिए हमारे पास, 2 का होना चाहिए, ठीक है। तो 7 5 3 हो गया, 7 5 2 हो गया, 7 5 1 हो गया, 7 4 2, इसके बाद 7 4 1, ठीक है, इसके बाद 7 3 1। और कोई हो सकता है? नहीं, कम से कम 2 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो 7 के साथ इतने कॉम्बिनेशन हमारे पास बन गए। अब आप देखोगे 6 के साथ, 6 के साथ 4 2, 6 के साथ यहां पर बन जाएगा हमारे पास 4 और 1, यहां पर बन जाएगा हमारे पास 6 के साथ कितना, 6 के साथ बन जाएगा 6 और 3, नहीं 6 3 1 बन जाएगा, तो 6 3 1, ठीक। और एक लास्ट हमारे पास बनेगा किसके साथ, 5 के साथ, 5 3 1, ठीक है, 5 3 1, बस यही बन पाएंगे। 5 से छोटा आप लोगे तो फिर डिफरेंस हमारे पास, अगर वहां पर आप 4 लोगे तो 4 से छोटा 2, लेकिन 2 से छोटा हमारे पास और कोई नंबर नहीं है। तो यही केस बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल कितने प्रयासों में आप सही पिन का पता लगा सकते हैं? आप 10 प्रयासों में पिन का सही पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि किसी वृत्त पर एक समान दूरी वाले 8 बिंदु हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष और व्यास को एक भुजा लेकर कितने समकोण त्रिभुज खींचे जा सकते हैं? There are 8 equidistant points on a circle. How many right angle triangles can be drawn using these points as vertices and taking the diameter as one of the side of the triangle? तुम्हारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के सरकमफ्रेंस पर हमारे पास 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट है। किसी वृत्त पर एक समान दूरी वाले 8 बिंदु हैं। तो वो 8 बिंदु कैसे होंगे? अगर ये वृत्त का व्यास है, अगर ये वृत्त का केंद्र है, तो इस व्यास के ऊपर 3 पॉइंट होंगे और इसके नीचे 3 पॉइंट होंगे और 2 पॉइंट आपके होंगे यहां पर। तो ये हमारे पास 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप जानते हो कि भाई अर्धवृत्त हो गया हमारे पास, जो व्यास होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण हमारे पास क्या होता है? समकोण होता है। और हमें क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाने हैं। तो अगर मान लो इसको अपन इससे मिलाते हैं तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। देखो, मैंने एक डायमीटर खींचा, एक व्यास खींचा, तो आप देखना कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन सकते हैं। दूसरा बन जाएगा यहां पर, ठीक है, तीसरा बन जाएगा यहां पर, चौथा बन जाएगा यहां पर। आपको व्यास लेना है और इस पॉइंट को लेना है, ठीक है। पांचवा बन जाएगा यहां पर और छठा बन जाएगा आपका यहां पर, ये वाला, ये आपका बन गया, ठीक है। तो कितने राइट एंगल ट्राइंगल आपके बन गए? तो आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6। हमने एक व्यास खींचा, एक डायमीटर खींचा और उस एक डायमीटर से हमें कितने राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए? 6 राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए। अच्छा, आपके पास अगर 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट है तो आप कितने डायमीटर खींच सकते हो? जैसे ये हमारे पास एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ऊपर 3 पॉइंट हो गए, नीचे 3 पॉइंट हो गए। तो मैं कितने व्यास खींच सकता हूं? मैं इसको अगर इससे मिलाऊं, व्यास क्या होता है? सबसे बड़ी जीवा जो होती है ना, कॉर्ड, जो सर्कल के केंद्र से होकर के जाए। आप वृत्त की परिधि पर कोई भी ऐसे 2 बिंदु मिला दो जो सर्कल के सेंटर से होकर जाए। तो एक व्यास ही हो गया, एक व्यास ही हो गया। इसको आप इससे मिला दोगे 3, इसको आप इससे मिला दोगे, तो हम कुल मिलाकर कितने डायमीटर खींच पा रहे हैं? इन 8 पॉइंट को लेकर के हम लोग 4 डायमीटर खींच पा रहे हैं। एक डायमीटर से 6 ट्राइंगल बन रहे थे, तो 4 डायमीटर से, हर एक डायमीटर से 6 बनेंगे। तो अगर 4 डायमीटर है तो आपके पास ट्राइंगल कितने बनेंगे? 24 ट्राइंगल बनेंगे। तो इस सवाल का उत्तर हमारे पास कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा ज्योमेट्री का ज्ञान यहां पर होना चाहिए था। अगला सवाल कह रहे हैं कि 24 पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष और 24 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, तो 24 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर किसी काम को करते हैं कितने दिनों में? 30 दिनों में। ठीक है, आप जानते हो कि MDH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। M मतलब मैन, D मतलब डेज, H मतलब आवर्स। ठीक है, तो 24 पुरुष 12 महिलाएं मिलकर किसी काम को 30 दिन में करती हैं।
अब कह रहा है कि 12 पुरुष और 24 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 12 पुरुष हो जाएं और 24 महिलाएं हो जाएं, तो इसी काम को, कौन से काम को, जो काम 24 पुरुष और 12 महिलाओं ने किया था 30 दिन में, अगर यही काम 12 महिलाएं और 12 पुरुष और 24 महिलाएं करेंगी तो कितने दिन में करेंगे। तो आंसर आएगा डेटा इज इनएडिकेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए आंकड़े अपर्याप्त हैं। आपको सर क्यों? क्योंकि हमें कार्य क्षमता का नहीं पता, एफिशिएंसी नहीं पता कि एक महिला की एफिशिएंसी एक पुरुष की एफिशिएंसी के बराबर है कि आधी है, दुगनी है, तीन गुनी है। जब तक एफिशिएंसी नहीं होगी तब तक आप कैसे बता पाओगे कि टोटल काम कितना है और किस काम को किससे कराना है कितने दिनों में। तो एफिशिएंसी नहीं है हमारे पास, कार्य क्षमता नहीं है, इसलिए अपन लोग इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कोई निष्कर्ष निकालने के लिए आंकड़े अपर्याप्त हैं। डी बन जाएगा इसका आंसर। अगला कह रहा है कि 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95 इंटू 96 97 98 को 1261 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, यहाँ पर लिख लेते हैं 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। इसको आप किससे भाग कर रहे हो? 1261 से। ठीक है, 1261 से आप भाग कर रहे हो, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा। देखो, अगर मैं इसको 13 से काटता हूँ, 13 नंबर 17 और 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91, 13 से कट गया। ठीक है, और देखो ये 97, ये 97 कट गया। मतलब ये जो कुछ भी आएगा ये 1261 से क्या है, पूरा पूरा डिविजिबल है। अब जब पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बनेगा? 0 बनेगा। 0 हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दी गई संख्या 1261 से क्या है, पूरी पूरी विभाजित है। तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर बन गया। अगला, 20 सेंटीमीटर लंबी 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस चादर को ठीक ठीक 4 वर्गाकार चादरों में काटना संभव है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस चादर को समान क्षेत्रफल वाले 10 त्रिभुजाकार चादरों में काटना संभव है। दोनों स्टेटमेंट में कुछ अंतर लग रहा है? देखो, दिख रहा है अंतर। कह रहा है कि इस चादर को ठीक ठीक 4 वर्गाकार चादरों में काटना संभव है, और यहां पर कह रहा है कि इस चादर को समान क्षेत्रफल वाले 10 त्रिभुजाकार चादरों में काटना संभव है। तो दोनों में अंतर है। यहां पर कह रहा है कि आप वर्ग में काट सकते हो, चाहे वो बराबर क्षेत्रफल के हों या ना हो, लेकिन जब आप त्रिभुज काटोगे तो त्रिभुज कैसे होने चाहिए? आपके समान क्षेत्रफल वाले होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो आयताकार शीट है वो ऐसी है। लंबाई कितनी उसकी है? 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप जानते हो कि जब आप इससे वर्ग बनाओगे 4, तो जितना क्षेत्रफल इस आयताकार शीट का होगा उतना ही क्षेत्रफल आपके 4 वर्गों का भी होगा। दोनों का एरिया क्या होगा? बराबर। तो यहां पर एरिया क्या है? 2 8 16 160। और जो आप 4 वर्ग बनाओगे, अब देखो 4 जो आप वर्ग बना रहे हो वो समान भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे अगर मैं करूंगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर अपन देखें तो इस तरीके से मान लो 2 हमारे पास हैं, 2 सेम बन गए और फिर 2 हमारे पास अलग अलग बन गए, तो हमें पता नहीं है कि सारे जो चारों बनेंगे उनका एरिया बराबर होगा या फिर एक का अलग होगा, बाकी 3 का बराबर होगा। मतलब इस वाले में हम लोग थोड़ा सा गलती कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि हम लोग ये जो पहला स्टेटमेंट है, इस चादर को ठीक ठीक 4 वर्गाकार चादरों में काटना संभव है, अपन लोग इसको मैन्युअली काट कर देखते हैं, क्योंकि जो बहुत बड़ी चादर तो है नहीं। वर्ग क्या होता है? इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, देखो अगर मैं क्या करूं, ये 8 है तो 8 यहां से 8 ले लो, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, तो एक वर्ग बन गया। इसके बाद आप यहां पर भी 8 ले लो। ठीक है, यहां पर भी आप 8 ले लो। ठीक है, तो 8 8 आपने कितना ले लिया? 16 ले लिया। टोटल हमारे पास कितना है? 20 है। देखो 2 वर्ग तो बन गए, 8 बाई 8 के 2 वर्ग बन गए। एक तो बन गया हमारे पास यहां पर वर्ग, ये वाला, और एक बन गया ये। 2 वर्ग हमारे पास कट गए। सवाल कह रहे हैं 4 काटने हैं, चाहे उनका क्षेत्रफल बराबर हो ना हो, कहीं पर भी नहीं लिखा क्षेत्रफल बराबर करना है।
अब हमारे पास कितना बचा, देखो टोटल 20 है, ये 16 है, तो ये कितना बच गया, 4 बच गया, ये 8 है, ये 4 है। तो अगर मैं यहां से इसको काट देता हूं, ये टोटल 8 है हमारे पास, अगर इसको आप काट दोगे तो ये 4/4 कट जाएगा, तो ये भी हमारे पास एक वर्ग बन जाएगा 4/4 का, और ये भी हमारे पास एक वर्ग बन जाएगा 4/4 का। तो बिल्कुल हम लोग 4 वर्ग काट सकते हैं। अब ये कहीं लिखा है कि चारों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बराबर, तो 4 आप वर्ग काट सकते हो, 2 8/8 के कट जाएंगे और 2 आपके 4/4 कट जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। इस चादर को ठीक ठीक 4 वर्गाकार चादरों में काटना संभव है, सही है। दूसरा, इस चादर को समान क्षेत्रफल वाले 10 त्रिभुजाकार चादरों में काटना संभव है। अब अपन लोग एरिया बराबर कर सकते हैं, क्योंकि जो 10 त्रिभुज आप बनाओगे उन 10 के 10 त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल है वो कितना है, 160 है, और मान लेते हैं कि हमारे पास 10 ट्राइंगल हैं और हर एक ट्राइंगल का एरिया हमारे पास बराबर है। तो एक त्रिभुज का जो एरिया होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन लोग देख लेते हैं, देखो यहां से तो लग रहा है कि अपन लोग बना सकते हैं 10 त्रिभुज बराबर क्षेत्रफल के, लेकिन शीट को भी देखना पड़ेगा एक बार कि बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, ठीक है। देखो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारे पास 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, बराबर कितना आया, 16 आया। मतलब आधार और ऊंचाई का जो गुणनफल आना चाहिए वो हमारे पास 32 आना चाहिए। मतलब अगर ये आपका त्रिभुज है इस तरीके से, और ये आपका बेस हो गया, ठीक है, ये आपकी हाइट हो गई, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। देखते हैं बना पाते नहीं बना पाते। तो ये हमारे पास आयताकार शीट है, 20 सेंटीमीटर लंबी है, 8 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अगर हम लोग देखें, यहां से आप 4 उठा लो, क्योंकि हमें गुणा करने पर क्या करना है, देखो जो आयत होता है उसका हर एक कोण समकोण होता है ना, हमें गुणा करने पर कितना चाहिए, गुणा करने पर चाहिए हमें 16, ठीक है। तो अगर आप गुणा करने पर कितना चाहिए हमें, आधार ऊंचाई का 32 चाहिए। तो त्रिभुज बनाना है तो अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो गया, ये भी 90 हो जाएगा। तो 4 8 32, एक ट्राइंगल ये बन गया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि हमें गुणनफल 32 चाहिए था, 32 का आधा 16 हो गया। और यहां पर भी बन जाएगा, है ना, एक ट्राइंगल आपका ये बन जाएगा, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा, दूसरा यहां से एक और बन जाएगा, यहां से भी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये टोटल 20 है, ये 4 ये 4 ये 4, तो ऐसे आपके कितने बन जाएंगे, 5 ट्राइंगल, 5 ट्राइंगल इधर बन जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक और आ जाएगा 4 का, क्योंकि 4 पंचे 20 है, ठीक है, ये भी आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो 5 ट्राइंगल ये हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि ये 8 है, 8 चौको 32, सब जगह अपने पास एरिया कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। बिल्कुल हम लोग 10 ट्राइंगल बराबर क्षेत्रफल वाले बना सकते हैं। तो 1 और 2 हमारे पास दोनों क्या हो गए, सही हो गए। निम्नलिखित में से कौन से सही है, तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, साथ में थोड़ा सा अगर कोई फॉर्मूला नहीं भी आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर पाओगे सवाल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं अपन लोग। कह रहा है कि जब एक संख्या x का 70% एक अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है तो उनका योग y के मान का 165% हो जाता है। जब संख्या x का 60% एक अन्य संख्या z में जोड़ा जाता है तो उनका योग z के मान का 165% हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। मतलब x का जब आप 70% क्या करोगे, x का 70% आप y के साथ जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो उनका योग y के 165% के बराबर हो जाता है, y के 165% के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसको आप क्या ले सकते हो, x इंटू 70/100, ठीक है, प्लस y बराबर y इंटू 165/100। तो यहां पर अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x इंटू 70 प्लस 100y बटे में 100 बराबर हमारे पास कितना हो गया, y इंटू 165/100। 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। तो ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी कि 70x प्लस 100y बराबर हमारे पास कितना, 165y
y में से y घट जाएगा तो 70x बराबर कितना हो गया 65y हो गया। तो यहां से हमें x बटे y मिल जाएगा कितना 65 बटे 70, 13 पंचे 65, 14 पंचे 70, तो x बटे y हमारे पास कितना आ गया 13 बटे में 14 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप अगला स्टेटमेंट लिख सकते हो कि x का 60% मतलब 60 बटे 100 जब हम लोग z में जोड़ते हैं तो z के मान का 165% हो जाता है, z के मान का 165 बटे 100। आप फिर से एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा 60x प्लस 100z बराबर 165z। 165z में से 100z जाएगा 65z बचेगा, 60x बराबर 65z। तो x बटे z हमारे पास कितना आ जाएगा 65 बटे 60 आ जाएगा। अगर 5 से काटोगे तो 13 पंचे 65, 12 पंचे 60, x बटे z हमारे पास कितना आ गया 13 बटे 12 आ गया। दोनों जगह x 13 है, वहां पर भी x 13, यहां पर भी x 13, तो x हमारे पास कितना हो गया, देखो x हमारे पास 13 हो गया, y हमारे पास 14 है और z हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। x 13 है, y 14 है, z हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप बस यहीं पर से देख करके आंसर बता सकते थे। लेकिन हमारे पास देखोगे तो y सबसे बड़ा है, ठीक है, और z सबसे छोटा है, मतलब सबसे पहले z आएगा, z से बड़ा कौन है, z से बड़ा x है, और x से बड़ा कौन है y है। तो ये हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, y सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, z सबसे छोटा है तो सबसे पहले हमारे पास आएगा y, ये वाला हो जाएगा कि जो y है वो सबसे बड़ा है, y बड़ा है किससे, x से, और x बड़ा है किससे, z से। तो z इज लेस देन x, x इज लेस देन y। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, ZXY, ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ा नंबर कौन है, y है, इसके बाद कौन है x, और सबसे छोटा नंबर कौन है हमारे पास, z है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, चलो अगला। दो उम्मीदवारों x और y ने एक निर्वाचन में भाग लिया, 80% लोगों ने मतदान किया और कोई अवैध मत नहीं हुआ। नोटा का विकल्प नहीं था, मतदान में पड़े कुल मतों का 56% x को मिला और वह 1440 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भी मतदाताओं की संख्या मतलब वोटर लिस्ट हमारे पास कितने की थी, वोटर लिस्ट में 100 नाम थे, 100 में से 80% लोगों ने ही वोट किया, मतलब वोटिंग कितने की हुई, वोटिंग हुई 80 की। एक भी वोट अवैध नहीं है, इनवैलिड हमारे पास क्या है, 0 है, अवैध क्या हमारे पास है, 0 है। तो सारे 80 के 80 वोट हमारे पास क्या है, वैध है, वैलिड है। अब इसी पर हार या जीत का फैसला होगा, दो ही लोग हैं, एक चुनाव जीतेगा, एक चुनाव हारेगा। जीतने वाले के पास कह रहा है कि मतदान में पड़े कुल मतों का 56% x को मिला। ठीक है, जो x है उसके पास कुल मतदान में पड़े वोटों का 56% मिला, मतलब इसके पास 56% है। तो आप 80 का 56% मत निकालो, अगर 80 का 56% जीतने वाले के पास है तो हारने वाले के पास कितना होगा, 44%। तो इनका अंतर कितना हो गया, 12%। तो 80 का 12% कितना हो गया हमारे पास, 80 का 12%, यही तो होगा हारे जीत का डिफरेंस कि भाई इसको 56 मिले, इसको 44 मिले, तो जीता कितने से, 12 वोट से। किसका 12, 80 का 12। 80 का 12% 1440 के बराबर है। तो यहां से अपन 80 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1440 बटे में 12 इंटू 100। ठीक है, तो 12 से 12 बार चला जाएगा, तो ये हमारे पास 80 की वैल्यू कितनी आएगी, 12,000। 80 मतलब क्या, 80 मतलब वोटिंग कितने की हुई थी, वोटिंग हुई थी 12,000 की। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि वोटर लिस्ट में कितने नाम थे। तो अगर 80 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 80 की वैल्यू हमारे पास 12,000 है, तो 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। तो आपने कहा सर 12,000 बटे में 80 इंटू कितना, 100। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 150, 15, 1, 2, 3, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 15,000 हमारे पास क्या आ जाएंगे, वोटर लिस्ट में नाम आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला सवाल, 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12, 15, 18 में से किसी एक से भी विभाजित करें तो शेषफल 3 बचे। तो तरीका क्या है, इसका मेथड क्या है कि आप क्या करो, 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम ले लो,
है ना। और एलसीएम का वो मल्टीपल ढूंढो जो 1000 के आसपास हो और उसमें रिमाइंडर कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो इसका तरीका है, लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर आप इन चारों में से किसी भी संख्या को 6, 9, 12, 15, 18 से भाग करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो अगर मैं रिमाइंडर घटा देता हूं संख्याओं में से तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो अगर इसमें 3 घटा दो आप तो कितना बचेगा, 1060। इसमें से 3 घटा दो कितना बचेगा, 1070। इसमें से 3 घटा दो कितना बचेगा, 1080। इसमें 3 घटा दो तो कितना बचेगा हमारे पास, 1180। तो अब जो संख्याएं हैं वो हमारी 6, 9, 12, 15, 18 इनसे क्या होंगी, पूरी पूरी डिविजिबल होंगी। अब आप जानते हो कि यहां पर हमारे पास एक संख्या है, देखो ये जो संख्याएं हैं 6 से भी विभाजित हैं, 9 से भी होना चाहिए, 12 से भी होना चाहिए, 15 से भी होना चाहिए और 18 से भी होना चाहिए। तो यहां पर आपको एक संख्या दिख रही है 9। अगर कोई भी संख्या 9 से विभाजित कब होती है, जिसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अंकों का योग कितना है, 6 और 1 7, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अंकों का योग कितना है, 7 और 1 8, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अंकों का योग कितना है, 8 और 1 9, ये 9 से डिविजिबल है। इसके अंकों का योग कितना हो गया, 8 हो तो 10, ये हमारे पास 9 से डिविजिबल नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा कि 1083 वो संख्या है जिसे 6, 9, 12, 15, 18 से भाग करोगे तो आपको हर एक केस में रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मान लीजिए P 2 अंकों की संख्या है और Q उन्हीं अंकों को उल्टे क्रम में लिखने पर से बनी संख्या है। यदि P इंटू Q 2430 है तो P और Q के बीच का अंतर क्या है। आप लोग जानते होंगे कि 2 अंकों की संख्या हमारे पास कैसी होती है, 10x प्लस वाई। मतलब देखने में तो आपको लगती है वो xy इस तरीके की दिखती है, लेकिन उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, 10x प्लस वाई जैसा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि P हमारे पास है 10x प्लस वाई, तो जब आप इसके अंक बदल दोगे तो जो संख्या Q है वो क्या बन जाएगी, 10y प्लस x। मतलब संख्या अगर xy है, अंक बदल दोगे तो संख्या yx हो जाएगी। तो आप जानते हो कि जब इनका अंतर, तो P और Q के बीच का अंतर क्या है, तो अंतर आप जानते हो, अंतर क्या होगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x, इनका अंतर ये हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 9y। तो 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई। अब कहीं से अगर x माइनस वाई मिल जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि जो अंतर होगा वो 9 का मल्टीपल तो होता ही, ये आप बात जानते भी थे। अगर मैं ये नहीं भी करता तो आप जानते थे कि जो अंतर है वो 9 से विभाजित होता है, लेकिन सारे ऑप्शन 9 से विभाजित हैं। बस x माइनस वाई पता चल जाए कि x माइनस वाई कितना है तो बात बन जाएगी। अब आपको दूसरी चीज क्या दे रखी है कि अगर आप P इंटू Q करोगे, दोनों संख्याओं गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 2430। कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 2430। ठीक है, अब आपको P और Q थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे कैसे एज्यूम किया जाए। आप जानते हो कि जब हम किसी संख्या 5 में किसी भी इवन नंबर से सम संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। इकाई पर कितना आता है, उस संख्या के इकाई पर आता है 0। जैसे 5 गुणा 2 10 होता है, 5 गुणा 4 20 होता है, ठीक है, 5 गुणा 6 30 होता है। तो किसी भी संख्या का अगर इकाई 5 है तो उसमें अगर देखो इसका इकाई हमारे पास 0 था ना, तो हमें पता है कि एक संख्या, दोनों में से किसी भी एक संख्या का इकाई हमारे पास कितना होगा, 5 होगा। मान लेते हैं कि P का हमारे पास इकाई 5 है, तो जो Q संख्या है उसका जो इवन होगा, जो हमारे पास यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा, या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या फिर 8 होगा। क्योंकि 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। इकाई हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन इसमें 0 हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो हमने संख्या ली 50, अंक बदल देंगे तो 0 5 और ये एक अंकों की संख्या बन जाएगी, जबकि सवाल कह रहा है कि P 2 डिजिट का नंबर है और Q भी हमारे पास क्या है, सेम डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो वो एक अंकों की संख्या बन जाएगी, तो ये हम लोग ले नहीं सकते हैं, 0 हो नहीं पाएगा। अब बचा 2 4 6 8। ठीक है, तो अगर मैं 52 लेता हूं और 52 के अंक बदल दोगे 25 आएगा, तो 25 पंचे 125, ये 2430 के आसपास नहीं पहुंचेगा। अगर मैं 54 लेता हूं इंटू 45 लेता हूं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2430 के आसपास पहुंच जाएगा।
इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2430 के आसपास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो यार 2430 जो है वो 2500 के आसपास है। 2500 के आसपास मतलब संख्याएं 50 के आसपास होनी चाहिए दोनों, ठीक है। दोनों संख्या आपने देखा कि एक 54 है, एक 45 है, 2430 बन जाएगा। तीसरा अपने पास बन सकता था 5665, ये तो आपका देखो 6 पंचे 30, 3000 के ऊपर जा रहा था। फिर इसके बाद 58 और 85, ये तो और बड़ा हो जाता। आपने देखा कि 5 चौको 20 मतलब 2000 के आसपास है, तो यही बनेगा, फिर हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास दोनों संख्याएं आ गई कि भाई एक संख्या हमारे पास होगी 45 और इसके अंक बदल दोगे तो क्या बन जाएगा 54, और उनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2430 आएगा। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया। तो x और y का अंतर हमारे पास कितना आया, x और y का अंतर आया 1, ठीक है। जब x y का अंतर 1 आ गया तो p और q का अंतर कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 × 1 दैट इज 9। 9 हमारे पास क्या बन जाएगा सवाल का उत्तर। तो इस सवाल का उत्तर हमारे पास कितना है, 9 है। समझ में आया? अगले सवाल पे चलो। दो धन पूर्ण संख्याओं p और q के बारे में जो इस प्रकार है कि p अभाज्य और q भाज्य संख्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Consider the following statement in respect of two natural numbers p and q such that p is a prime number and q is a composite number। प्राइम नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर, कंपोजिट जिनके कम से कम 2 फैक्टर, 2 से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम 3 फैक्टर तो होने चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, वो कंपोजिट है। और जिनके 2 ही है वो प्राइम है, 2 से ज्यादा कंपोजिट, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि p इंटू क्यू कैन बी अ ऑड नंबर, can be an odd number, q by p can be a prime number, p plus q can be a prime number। तो इनमें से आपको बताना है कि ये केस हमारे पास हो सकते हैं। देखो कैन लगा हुआ है, हो सकती लिखा हुआ है, हो सकती, ठीक है। मतलब अगर एक केस में भी सही हो जाएगा तो अपन आंसर लगा सकते हैं। कैसे? देखो आप ये बात जानते हो कि अगर p इंटू क्यू दोनों हमारे पास ऑड नंबर है, आप जानते हो कि अगर अपन 2 ऑड संख्याओं का, ऑड नंबर का गुणा करते हैं तब ही हमें क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है। तो मैं क्या करूंगा कि जो हमारे पास p है उसको भी एक ऑड नंबर मान लूंगा। हमारे पास p क्या है, प्राइम। प्राइम कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7, ये है ना। तो उसमें से अपन ने कोई एक ऑड नंबर मान लिया। अब नंबर मानना था तो हमने छोटा नंबर माना। मानने को फिर आप कुछ ही मान सकते थे, 97 ही मान सकते थे, लेकिन फिर कैलकुलेशन हमें ही करनी पड़ेगी, कम से कम कैलकुलेशन करना है, इसलिए अपन ने p को 3 मान लिया। और q हमारे पास कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट मतलब क्या हो गया, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। जैसे 4 है, 6 है ना, 8 है, 9 है। तो अपन लोग एक काम करते हैं कि 9 मान लेते हैं q को। मैंने जानबूझ करके p को 3 और q को 9 माना है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लिखा है कैन। अगर एक केस में भी सही हो जाएगा तो अपन लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर अपन दोनों संख्याओं गुणा करेंगे 3 × 9 कितना आएगा, 27। 27 हमारे पास क्या है, एक प्राइम, ये एक ऑड नंबर है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल हो सकता है कि अगर p और q है कैन बी ऑड नंबर, बिल्कुल p इंटू क्यू आपका ऑड नंबर हो सकता है। दूसरा q बटे p कैन बी अ प्राइम नंबर, तो q हमारे पास 9 है, ये 3 है, 9 को 3 से भाग करेंगे 3 आएगा। 3 क्या प्राइम है, बिल्कुल 3 हमारे पास एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। दूसरा भी सही हो गया। p प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर। आप जानते हो कि 2 को छोड़ करके सारी संख्याएं जो हैं वो ऑड हैं, जितनी भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑड हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर हमें ऑड नंबर चाहिए तो एक इवन ले लेते हैं, ठीक है, और एक ऑड ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, प्राइम को 2 ले लेते हैं, और अपन ले लेते हैं किसको, इसको आप ले लो कुछ भी, इसको 2 ले लिया, इसको 9 ले लिया। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर 2 ले लिया, कंपोजिट 9 ले लिया, 9 और 2 11, 11 हमारे पास क्या है, प्राइम है, ठीक है। 11 हमारे पास क्या है, एक प्राइम है, ठीक है। तो ये भी सही हो गया हमारे पास, तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हो गए। पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। तो ऑल ऑफ द अबव, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों सही है, तीनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा, अगर ऑलवेज लिखा होता तो आंसर तीनों गलत हो जाते। कह रहा है कि p इंटू क्यू कैन बी एन ऑड नंबर, तो p अपन ने 3 ले लिया, q हमने 9 ले लिया, तो हमारे पास 27 आ गया। 27 एक ऑड नंबर है। q बटे p, तो q हमारे पास 9 है, ये हमारे पास 3 है, 3 आ गया, एक प्राइम है, प्राइम भी हो सकता है। तीसरा p प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, तो p अपन ने 2 ले लिया, 2 प्राइम नंबर होता है, और q को हमने 9 ही रखा, तो 9 और 2 11, 11 हमारे पास क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। जिसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो,
कह रहा है कि x और y दो पात्र हैं, x में 100 ml दूध है और y में 100 ml पानी है। x में से 20 ml दूध निकाल करके y में डाला जाता है। इन्हें अच्छी तरह मिलाकर y का 20 ml मिश्रण निकालकर वापस x में मिलाया जाता है। यदि x में दूध का अनुपात m से निर्दिष्ट होता है और y में जल का अनुपात n से निर्दिष्ट होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? आपको बताना है कौन सा सही है। देखो, दो कंटेनर हमारे पास है x और y। इसमें हमारे पास क्या है? 100 लीटर दूध है, 100 ml, ठीक है, मिल्क है, और इसमें हमारे पास क्या है? 100 ml पानी है। ठीक, अब आपने क्या किया, जो x है इससे 20 ml क्या किया आपने? दूध निकाल करके y में डाल दिया। तो y में अब क्या हो गया? हमारे पास 20 ml दूध भी हो गया, मतलब y में क्या हो गया? मिक्सचर हो गया मिल्क एंड वाटर का, मतलब टोटल क्वांटिटी 120 ml होगी और हमारे पास 100 ml पानी है, 20 ml दूध है, मतलब अनुपात अगर आप देखोगे तो 5:1 हो गया। पानी और दूध का अनुपात दूसरे वाले में कितना हो गया? 5:1। ये 100 ml दूध था, 20 चला गया यहां पर, तो यहां पर कितना बचा? 80 ml बचा। अब क्या कह रहा है कि यहां से आप 20 ml यहां डालो, यहां से आप 20 ml निकाल करके जो मिक्सचर है वो यहां पर डालेंगे, तो यहां पर जो मिल्क है और यहां पर जो पानी है वो m और n है, तो m और n की आपको वैल्यू बतानी है। सवाल समझ में आया? दो कंटेनर थे x और y। x में हमारे पास 100 ml दूध था, वहां पर 100 ml पानी था। आपने x से 20 ml दूध y में ट्रांसफर किया, तो y में पहले सिर्फ पानी था, अब दूध और पानी का मिक्सचर है। तो मिक्सचर में हमारे पास क्या होता है कि अगर आप देखोगे कि मिल्क और वाटर का रेशियो, तो मिल्क हमारे पास 20 लीटर है, 20 ml है, और पानी हमारे पास 100 ml है, तो अनुपात क्या हो गया? 1:5। या फिर आप पानी और दूध का अनुपात देखोगे तो 5:1 है। ठीक है, मतलब अब उस मिश्रण में दो चीजें हैं, दूध और पानी, और अनुपात कितना है? 5:1 है। अब आप क्या कह रहे हो कि इस मिश्रण में से 120 लीटर जो 120 ml जो मिक्सचर है दूध पानी का, उसमें से आप 20 ml क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो, और फिर आप x में डाल रहे हो। तो x में जो अब जितना दूध है ना, वो हमारे पास m है, और y में जो पानी बचेगा 20 ml निकालने के बाद जो पानी बचेगा वो हमारे पास n है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आप जानते हो कि जो 20 ml निकला होगा, इसमें भी दूध और पानी किस अनुपात में होगा? 1:5 में होगा। ये हमारे पास जो 5:1 है वो पानी और दूध का अनुपात है। इसमें जो दूध पानी निकला होगा वो किस में निकला होगा? 1:5 में निकला होगा। तो इसमें देख लो कितना दूध है, तो आपको सर मिल्क हमारे पास होगा, ये होगा 1/6 इंटू कितना? 20। ठीक है, 1/6 इंटू 20। मिल्क हमारे पास कितना है? 1 है, और वाटर कितना है? 5 है, तो ये कितना हो गया? 20/3। 20/3 मतलब कितना हो गया? 10/3। ठीक है, 20/3 20/6, 1/6 ऑफ 20 लीटर्स, तो 10/3 हो गया। इतना दूध इससे निकलेगा और यहां पर जाएगा, 80 प्लस कितना? 10/3, तो 8 × 24, 250 बटे में कितना हमारे पास? 3। अब दूध हमारे पास कितना हो गया? 250/3 ml। ठीक है, किस में? x में। और y से आपने निकाला है 20 ml, तो अब पानी कितना कम हो गया होगा? अगर इसमें देखोगे 20 ml में पानी कितना निकला, तो आपको सर पानी निकला होगा 5/6 इंटू 20, 2 से गया 10 बार, 2 से गया 3 बार, तो 50/3 ml हमारे पास क्या निकला होगा? पानी निकला होगा। तो अब पानी हमारे पास 100 ml था, 100 में से 50/3 आप घटाओ, तो ये हो जाएगा 300 - 50, 250/3 ml। तो आप देख पा रहे होगे कि अब जो दूध है x में वो भी 250/3 ml है, और 20 ml मिक्सचर निकालने के बाद जो y था उसमें पानी कितना बचा? तो वो भी हमारे पास कितना बचा? 250/3 ml। ये कह रहा था कि ये m है और ये कह रहा था कि ये n है, तो हमारे पास क्या आ गया? m बराबर n आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या बन जाएगा? सवाल का उत्तर बन जाएगा। तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन इसका। ठीक है, बाकी आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम इक्वल रिप्लेसमेंट करते हैं, जैसे यहां से आपने 20 निकाल के वहां डाल दिया, वहां से आप 20 निकाल करके यहां डालोगे,
तो जो मिल्क एंड वाटर की जो क्वांटिटी होगी दोनों जगह वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ही कर सकते थे कि दोनों जगह सेम रहेगी मिल्क और वाटर की क्वांटिटी, तो आप m बराबर n कर सकते थे। बाकी एक्सप्लेन करने के लिए आपको इस तरीके से सवाल करना पड़ता। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि कोई वृत्तारेख किसी गृहस्थी में 5 भिन्न मदों ए बी सी डी ई पर हुआ व्यय बताता है। यदि बी सी डी ई क्रमशः 90, 50, 45, 75 के संगत हैं तो मद ए पर व्यय कितना है। तो आप जानते हो कि हमारे पास जो पाई चार्ट होता है, ये सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है हमारे पास 360 होता है। तो यहां पर हमारे पास 5 है, देखो एक, ये हमारे पास मान लो 5 हो गई। ठीक है, ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई हमारे पास है। हाउस होल्ड बी सी डी ई पर आपने खर्च किया, बी पर किया 90 डिग्री, सी पर खर्च किया आपने 45 डिग्री, सी पर आपने खर्च किया है 50 डिग्री, है ना, ये 50 है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि पूछा हमसे ए है, ये हमारे पास सी है 50 डिग्री हो गया। इसके बाद हमारे पास ई डी हमारे पास कितना हो गया 45 डिग्री, और ई हमारे पास कितना हो गया 75 डिग्री। अब इन सबको जोड़ने पर 360 आना चाहिए, तो कितना हो गया देखो 9 और 5 14, ये 120, तो ये कितना बचा 100, 100 डिग्री हमारे पास हो गया। ए की जो वैल्यू डिग्री में है वो कितनी है 100 डिग्री है। तो अगर ए 100 है डिग्री में, कितने में 360 में, तो परसेंटेज में कितना होगा। तो आपने कहा कि ये हमारे पास कट जाएगा 10 से 10, 4 से काट दो, 4 नाम 36, 4 से काट दो 25 बार, तो ए का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा 250/9%। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सवाल का उत्तर हो गया। आसान सवाल था। अगला सवाल कह रहा है कि 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा डैश 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 3 2 1 बराबर 3 की पावर m इंटू n, जहां पर m और n धनात्मक पूर्णांक हैं, तो n का महत्तम मान क्या है। तो आप जानते हो कि ये इस तरीके से लिखो या ऐसे लिखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश 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 कहाँ तक 14 इंटू 15 तक, ये कहलाता है फैक्टोरियल। इसको आप फैक्टोरियल 15 लिख सकते हो। और फैक्टोरियल 15 में 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, कैसे निकालोगे, 15 को 3 से भाग करोगे 5 बार, 5 को 3 से भाग करोगे 1 बार, तो 5 + 1 6, मतलब कितने 3 है 6 3 है। तो m हमारे पास मतलब 3 की पावर 6 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है हमारे पास 6 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या बन जाएगा सवाल का उत्तर। मैनुअली भी कर सकते थे कि 3 में मिलेगा 3, 6 में मिलेगा, 9 में मिलेगा, 12 में मिलेगा, 15 में मिलेगा। 3 में 1 3 मिल जाएगा, 6 का मतलब हो गया 3 इंटू 2, 9 का मतलब हो गया 3 इंटू 3, 12 का मतलब हो गया 4 इंटू 3, 15 का मतलब कितना हो गया 3 इंटू 5। तो कितने 3 दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो सकती है m की, मतलब 3 की हाईएस्ट पावर कितनी हो सकती है 6। डायरेक्ट निकाल सकते थे आप, ऐसे मैनुअली करना चाहते तो भी कर सकते थे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि हमारे पास एक शून्यतर अंक अंग्रेजी वर्णमाला से एक स्वर, एक व्यंजन पासवर्ड बनाने में इस तरह प्रयुक्त किए जाते हैं कि हर पासवर्ड स्वर के साथ शुरू हो और व्यंजन के साथ समाप्त हो। ऐसे कितने पासवर्ड बनाए जा सकते हैं। कह रहा है कि 1 नॉन जीरो डिजिट, 1 वॉवेल एंड 1 कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट in capital are to be used in forming passwords such that each password is to start with a vowel and with a consonant. How many such password can be generated? तो हमारे पास क्या है 3 डिजिट के हमें पासवर्ड बनाने हैं, मतलब एक पासवर्ड बनाना है। और कैसा पासवर्ड होना चाहिए, जो एक वॉवेल से स्टार्ट होगा और कॉन्सोनेंट पर क्या होगा खत्म होगा। ठीक है, और बीच में एक डिजिट होना चाहिए, और डिजिट कैसा होना चाहिए नॉन जीरो, मतलब 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं यूज करोगे आप। तो वॉवेल हमारे पास कितने होते हैं 5 होते हैं, तो ये प्लेस 5 तरीके से भर सकते हो, ए ई आई ओ यू, है ना। इनमें से 5 में से कोई भी एक आप यहां पर रख सकते हो। डिजिट आपको 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट लेने, तो ये वाला स्थान आप 9 तरीके से भर सकते हो। और टोटल वर्णमाला में हमारे पास अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसमें 26 अल्फाबेट है, 26 में से 5 वॉवेल हैं, तो बाकी 21 क्या हो गए कॉन्सोनेंट हो गए। तो ये वाला प्लेस आप 21 तरीके से भर पाओगे। जब इनका गुणा करोगे तो 21 पंच 105 नम्मा कितना हो जाएगा 945। तो कुल मिलाकर कितने शब्द बना सकते हो, कितने पासवर्ड बना सकते हो आप 945 पासवर्ड आप बना सकते हो। ठीक है, जिसमें
पहला वॉवेल होगा, बीच में डिजिट होगा और लास्ट हमारे पास क्या होगा, एक कॉन्सोनेंट होगा। ठीक, अगला देखो, कह रहा है कि देयर आर 9 cups placed on a table arranged in equal number of rows and columns, out of which 6 cups contain coffee and 3 cups contain tea. In how many ways can they be arranged so that each row should contains at least 1 cup of coffee? कह रहा है किसी मेज पर 9 प्याले इस तरह सजाकर रखे हैं कि उनकी पंक्तियों और कॉलमों की संख्या समान है। इनमें से 6 प्यालों में कॉफी और 3 प्यालों में चाय है। इन्हें कितनी प्रकार से इस तरह रखा जा सकता है कि प्रत्येक पंक्ति में कम से कम 1 कॉफी का प्याला हो। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 6 कप है, 6 नहीं 9 कप है टोटल ना, टोटल 9 है। इन 9 में से हमारे पास कॉफी वाले कितने हैं, तो आपने कहा सर कॉफी वाले हैं 6 कप है ना, और चाय वाले कितने हैं, तो आपने कहा सर चाय वाले हैं 3 कप। अब आपको इनको एक टेबल पर सजाना है, जितने रो उतनी ही कॉलम, इस तरीके से सजाओगे आप टेबल पे। कह रहा है कि हर एक रो में कम से कम 1 कॉफी का कप होना चाहिए। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, देखो एक कॉम्बिनेशन तो ये बन सकता है कि तीनों के तीनों कप क्या हो, कॉफी के हो, ठीक है। दूसरा 2 कप कॉफी के हो, तीसरा 1 कप कॉफी का हो। ऐसा हो सकता है ना, कम से कम 1 कप चाहिए आपको कॉफी का। तो पहला क्या बन सकता है कि तीनों के तीनों कप क्या हो, कॉफी के हो। और इसको भी आप 3 तरीके से अरेंज कर सकते हो। यहां पर तीनों कॉफी रख दो, यहां पर 1 कॉफी रख दो, यहां पर आप 2 कॉफी का मग रख दो। मतलब ये 3 को आप फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हो। अब अच्छा, अगर तीनों जगह पर अगर आपको कॉफी का मग रखना है तो आप कितने तरीके से रख पाओगे, तो आपको सर देखो, अगर तीनों प्लेस पर आपको कॉफी रखनी है तो किसी प्लेस पर आपको चाय नहीं रखनी है, ये मतलब हुआ ना। अगर आपको तीनों स्थानों पर कॉफी रखनी है तो आप किसी भी स्थान पर क्या नहीं रखोगे, चाय नहीं रखोगे। तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं, 1 2 3 तरीके हो सकते हैं। तो सर एक ही तरीका हो गया हमारे पास, तीनों तरीके से अगर बन जाए हमारे पास, है ना, कि एक भी आप क्या लो, एक भी चाय का कप ना लो, एक भी चाय का कप नहीं लोगे, तीनों कॉफी के कप लोगे, तो आपका कितना तरीका हो जाएगा, 1 तरीका हो जाएगा। दूसरा, हमारे पास 2 कप किसके हो, कॉफी के। देखो कॉफी से भी कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन करेंगे किससे, चाय से। अगर 2 कप कॉफी के होंगे तो 1 कप किसका होगा, चाय का। और चाय के टोटल कितने कप हैं, 3। तो 3 में से 1 कप हमारे पास किसका होना चाहिए, चाय का। एटलीस्ट 1 निकाल रहे हैं, तो 3C1 का मतलब कितना हो गया हमारे पास, 3C1 का मतलब हो गया 3। तो ये एक तरीका हो गया, ये भी एक 3 तरीके हो गए। 3C1 का मतलब 3 हो गया। और यहां पर हमें क्या चाहिए, 1 कप चाहिए कॉफी का, तो बाकी 2 कप आप चाय के निकाल लो, तो 3C2 हो गया। 3C2 का मतलब भी कितना होता है, 3 होता है। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 6 6 3 18 3 54। तो यहां से हमारे पास 54 तरीके हो गए। दूसरा क्या बन सकता है, ये केस और बन सकता है आपका। देखो एक केस क्या बन सकता है कि आप तीनों रो में 2 2 2 रख लो। पहले वाले रो में भी 2 कॉफी के कप रख लो, दूसरे वाले में भी 2, तीसरे वाले में भी 2, ठीक है। तो आप जानते हो कि अगर 2 कॉफी के, और इनको तो आप एक ही तरीके से अरेंज कर पाओगे, है ना, इनका आप फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, इनका एक ही अरेंजमेंट होगा। और यहां पर अगर 2 कॉफी रखना है तो एक क्या हो जाएगा, चाय। यहां पर भी 1 चाय और यहां पर भी 1 चाय, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। तो 3 × 3 × 3, ये हमारे पास कितने आ गए, 27 अरेंजमेंट यहां पर बन गए, 54 वहां पर थे। कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 81। 81 अरेंजमेंट्स आप बना सकते हो, जिसमें कम से कम आपका क्या होगा, 1 कॉफी का कप होगा, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगला, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो ऐसी कितनी संभावनाएं हो सकती है, ऐसी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। तो ऐसी एक ही संभावना हो सकती है कि 1 + 2 + 3 बराबर 1 × 2 × 3, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही संभावना ऐसी बन सकती है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर होता है। अगला अगर अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 79 होगा आपकी बुकलेट में, कि पॉइंट XY रूप की कितनी संख्याएं हैं जहां X और Y भिन्न शून्येतर अंक हैं। जहां पर X और Y क्या है, भिन्न शून्येतर अंक हैं। तो आपने कहा सर पॉइंट XY, अब जब आप कह देते हो नॉन जीरो डिजिट, तो हमारे पास संख्या 1 से लेकर 9 तक बनती है, ठीक है। तो इस वाले प्लेस को आप 9 तरीके से भर सकते हो, इसको 8 तरीके से,
ठीक है, 72 हमारे पास क्या हो जाएंगे, कुल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो अगला कह रहा है कि ABC का औसत भार 40 kg है, BDE का औसत भार 42 kg है, F का भार B के भार के बराबर है, ABCDE और F का औसत भार क्या है। देखो ABC का जो औसत भार है वो हमारे पास 40 है, तो कुल भार कितना हो जाएगा, 40 × 3। इसके बाद BDE B प्लस D प्लस E, इनका औसत हमारे पास कितना है, 42, तो कुल कितना हो जाएगा, 42 × 3। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा A प्लस B प्लस B प्लस हमारे पास C प्लस D प्लस E। बाद में देखेंगे क्या है, तो 3 कॉमन ले लोगे, 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, और 42 और 40 कितना हो गया, 82 हो गया। तो इन सभी का सम हमारे पास कितना आ गया, इतना आ गया। अब क्या है आगे, कह रहा है कि एंड द वेट ऑफ F इज इक्वल टू द वेट ऑफ B, मतलब F का जो वेट है वो B के वेट के बराबर है। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ABCDE एंड F, तो ABCDE एंड F का आपको एवरेज बताना है। अब देखो F का जो वेट है वो किसके बराबर है, B के बराबर है, तो किसी भी B को आप F लिख दो, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, और इस वाले B की जगह अपन ने क्या लिख दिया, F लिख दिया। तो इनके वेट का जो सम है वो कितना आया, 3 × 82 आया। ये इनका योग आ गया, हमें क्या निकालना है, इनका औसत। तो औसत हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा सम बटे में नंबर ऑफ डेटा, 1 2 3 4 5 6, तो 3 दूनी 6, 41 दूनी 82, तो एवरेज हमारे पास कितना आ जाएगा, 41 kg आ जाएगा। 41 kg हमारे पास क्या हो गया, सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये सीसेट में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हमने डिस्कशन देखा। तो इसमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, मतलब अगर अपन ओवरऑल देखें तो किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर मेंसुरेशन के और ज्योमेट्री के थोड़े से दो सवालों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी सवाल में अपन ने कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। बस आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, सोचने की जो क्षमता है, अगर आपने इस तरीके की कुछ चीज़ें प्रैक्टिस कर रखी हैं तो आप आराम सवालों कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, कुछ सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल हाथ लगाने वाले नहीं थे, जैसा हमने पहला सवाल देखा वो वाला, एक पिन वाला। ठीक है, तो कुछ सवाल ऐसे थे जिनमें टाइम ज़्यादा लग सकता था। उससे अच्छा था कि हम रीजनिंग के कुछ सवाल जो सरल वाले थे या फिर जो कॉम्प्रिहेंशन था उसको कर लेते। ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइंग है तो ज़्यादा टाइम देने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। लेकिन पेपर का लेवल मैं कहूँगा कि अच्छा है। ठीक है, और हर साल सीसेट का जो है लेवल बढ़ता जा रहा है, तो अब हम सीसेट को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम डेली आधा घंटा या 45 मिनट दे दें, ठीक है, रीजनिंग में ही दे दो आप, चाहे मैथ्स में दे दो, क्योंकि ऐसा है कि मैथ्स आप ये जो चीज़ें आप देख रहे हो जो हम कर रहे हैं, ये करने के लिए इनके पीछे बहुत मेहनत होती है ना। मतलब कहने का क्या है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सोचने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सोचो कि एग्जाम में जा करके कर लेंगे, तो ये जो सोचा है हमने इस तरीके से वो आप नहीं सोच पाओगे। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, बाकी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीसेट का जो पेपर है वो ऐसा पेपर है कि इसमें कौन से क्वेश्चन करने हैं, इससे ज़्यादा ये पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई। ठीक, तो जिन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हो रहा है उनको छोड़ो, जो आसानी से हो जा रहा है उनको कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन करके जाएं या फिर सिर्फ रीजनिंग करके जाएं, सिर्फ मैथ्स करके जाएं तो हो जाएगा, नहीं, तीनों पढ़ो आप। क्योंकि इस बार देखोगे तो मैथ्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, लगभग 37-38 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं, है ना। इसके बाद 19-20 क्वेश्चन शायद रीजनिंग के हैं और बाकी कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा, मतलब बिना पढ़े अब सीसेट में दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा अगर हम टाइम दे देंगे तो यहाँ पर अपना काम हो जाएगा। डेली का अगर आधा घंटा 45 मिनट जो भी आप समय निकाल सकते हो, किसी भी समय पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए, परसेंटेज देख लिया जाए, एवरेज देख लिया जाए, थोड़ा सोचने का माहौल बना लिया जाए तो हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और बाकी इस क्लास में इतना ही है, बाकी अगली सेशंस में। तब तक के लिए धन्यवाद।